फ्रेशर्स की लाइन लगी हुई थी, एक बहुत बड़ी देवी की मूर्ति के सामने। आग, पानी या हवा के उनकी पुकार का जवाब देने का इंतजार कर रहे थे। इंस्ट्रक्टर ने एक कहानी सुनाई कि कैसे गाया ने कमजोर इंसानों को 4 एलिमेंट्स का आशीर्वाद दिया था और हॉल उम्मीद से भर गया। एक एक करके स्टूडेंट्स अपनी मैजिक को अवेकन कर रहे थे। नील ने तो सबको हैरान कर दिया जब उसने 2 एलिमेंट्स को अपनी तरफ खींच लिया और नोबल्स खुश होकर चीयर करने लगे। फिर सबकी नजर हमारे एमसी लुइस पर पड़ी और उसमें कुछ नहीं हुआ। लुइस को लगा जैसे उसका दिमाग घूम रहा है, निचोड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसकी मर्जी तोड़ने की कोशिश कर रही हो। वह चिल्ला उठा, चिल्लाया और आजाद हो गया और 4 रंग उसके अंदर समा गए। पर उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इंस्ट्रक्टर बस हल्का सा मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि लुइस के नीचे लगी फॉरबिडन मैजिक ऑर्ब उसे चुपचाप दबोच देगी, लेकिन कारा को इस जाल का एहसास हो गया। लुइस ने वह टाइल तोड़ दी और ऑर्ब को बाहर निकाल दिया और 4 रंगों का एक भयानक वॉर्टेक्स फट पड़ा। यहां तक कि प्रिंसिपल को भी बीच में आना पड़ा, क्योंकि लुइस के अंदर जो जाग रहा था वह नॉर्मल नहीं था। और जब वह पावर आखिरकार फटी, बर्फ और हवा फट गए, मंदिर को एक जमने वाले डर में बदल दिया। आखिर ये सब कैसे हुआ? एक सुबह कैंड्रिया आर्कनिस्ट एकेडमी के एंट्रेंस पर बहुत सारे एप्लीकेंट्स की भीड़ जमा थी, लेकिन लुइस इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं था, क्योंकि उसे एम्पायर के टॉप आर्कनिस्ट ट्रेनिंग स्कूल्स में से एक से यही उम्मीद थी। जब उसने किसी को अपना नाम चिल्लाते सुना तो वह पीछे मुड़ा और अपने पेरेंट्स को हाँफते हुए देखा, जो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि वह उन्हें एकेडमी के रास्ते में पीछे छोड़ आया। फिक्र करते हुए उसकी माँ लसिएला ने पूछा कि क्या वह अपनी आईडी लाया है, और उसे हिदायत दी कि कोई उसका हेयर कलर ना देख पाए। लेकिन उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वह अपनी आईडी और हेयर डाई के साथ पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वह अब भी बहुत परेशान थी और उसने सुझाव दिया कि लुइस को एग्जाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने सुना था कि इन एग्जाम्स के दौरान कुछ एग्जामिनीज मर जाते हैं और इसका मतलब है कि कोई उसके हेयर कलर की वजह से उसे टारगेट कर सकता है। उसके पापा जूलियन ने शांति से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे बताया कि लुइस की प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, और वह है मैजिक। उसने यह भी बताया कि यह अकेडमी नॉर्दर्न एम्पायर की अकेली अकेडमी है जहां कॉमनर्स भी एग्जाम दे सकते हैं। कैंड्रिया आर्कनिस्ट एकेडमी एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिसे कैंड्रिया रॉयल फैमिली ने बनाया था, और 10 ग्रेट एकेडमीज में से एक है जहां एम्पायर के सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर्स टीचर्स हैं। पिछले 10 सालों में इस एकेडमी से पास आउट हुए कुछ स्टूडेंट्स गार्डियंस बन गए हैं, यहाँ तक कि वह लोग भी जिन्हें नोबल बैकग्राउंड नहीं मिला था। इस बात को देखते हुए जूलियन ने सुझाव दिया कि लुइस के लिए मैजिक सीखने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है, और लुइस ने कंफर्म किया कि वह सही कह रहे हैं। फिर अपनी माँ से आंखों में आग लिए कहा कि उसे ग्रैंड मास्टर बनना ही है, ताकि वह चर्च से ऑर्फेनेज की ओनरशिप ले सके। यह सुनकर लसिएला हैरान रह गई, लेकिन वह अचानक रोने लगी और खुद को एक बुरी माँ कहने लगी कि उसने लुइस को फैसिलिटी की चिंता करवाई और उसके रैम्पेज को ठीक नहीं कर पाई। जूलियन ने उसे शांत किया, यह याद दिलाते हुए कि वह इतने सारे बच्चों की देखभाल करके पहले ही बहुत कुछ कर रही है, और लुइस ने इसमें जोड़ते हुए उसे शुक्रिया कहा कि वह ही उसके जिंदा होने की अकेली वजह है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर बनने का सपना देखा था, लेकिन यह इम्पॉसिबल था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा एस्मा था, जिसकी वजह से वह रेस्पिरेटर के बिना जिंदा नहीं रह सकता था। उसके पेरेंट्स उसे नफरत करने लगे थे क्योंकि उसकी वजह से उनका बहुत पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी मार्शल आर्ट्स के लिए अपना जुनून नहीं खोया, और जल्दी ही उस जुनून का फल मिला, क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स थ्योरी पर रिसर्च करने वाला एक स्कॉलर बन गया। उसकी रिसर्च ने फाइटिंग इंडस्ट्री के एवोल्यूशन और मार्शल आर्ट्स के रिवाइवल में बहुत योगदान दिया। लेकिन तब सब कुछ गलत हो गया जब एक स्कॉलर ने उसकी थीसिस चुरा ली और उसे चोर होने का इल्जाम लगाया, जबकि वह एक बीमार और कमजोर इंसान था जो साफ तौर पर चोरी नहीं कर सकता था। उसके पेरेंट्स ने फिर भी उसे छोड़ दिया और उसका रेस्पिरेटर निकाल दिया। अपने आखिरी पलों में लुइस ने अगले जन्म में एक सेहतमंद शरीर और एक प्यार करने वाला परिवार मिलने की इच्छा की। उसने अपनी जिंदगी खुद जीने की भी इच्छा की, और फिर आखिरकार उसकी मौत हो गई। सेंट कैलेंडर के साल 90 में उसका जन्म मंटिला शहर में दोबारा हुआ, और सबसे पहले उसने लसिएला को चिंतित चेहरे के साथ देखा जब उसने उसके खास हेयर और आई कलर्स नोटिस किए। जब वह सोच रहा था कि वह कहाँ है, लसिएला ने सोचा कि यह बच्चा फैसिलिटी के लिए आफत ला सकता है, लेकिन उसने उसे उठाया और कहा कि वह उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि वह निर्दोष है। उसने फिर उसका नाम लुइस रखा, और उसे संतुष्टि मिली कि उसकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। एक सेहतमंद शरीर और एक प्यार करने वाला परिवार दोनों सच हो गए थे। अब प्रेजेंट में एक रैंडम एग्जामिनी ने लसिएला को कॉमनर कहकर उसे जमीन पर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से जूलियन और लुइस हैरान और परेशान हो गए। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़े उसे चेक करने के लिए, लेकिन वह बुली बकवास करने लगा कि लुइस कॉमनर होकर भी ग्रैंड मास्टर बनने का सपना देखकर हवा में महल बना रहा है। इस बात ने लुइस को गुस्सा दिला दिया, तो जब बुलीज ने उन्हें और ज्यादा इंसल्ट किया, वह आंखों में बदले की आग लिए खड़ा हो गया और उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन जूलियन ने उसकी बंद मुट्ठी को रोका और उसे कहा कि अभी एग्जाम पर फोकस करे।
लाचिएला ने फिर उसे याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि स्कूल में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, और इस बात ने उसे चुप करवा दिया। आखिरकार शांत होने के बाद उसने अपनी माँ से गुस्सा होने के लिए माफी मांगी, लेकिन इस बात से उन नोबल ब्रूट्स को मायूसी हुई तो वह एग्जाम के लिए अपने नंबर्स लेने चले गए। जब वह चले गए तो कुछ नाइट्स ने आसपास सबको रास्ता देने को कहा क्योंकि लॉर्ड केन आ रहे थे। फिर केन अंदर आया, जो ओरंका फैमिली का वारिस था, और लोग उसकी चार्मिंग और चमकती हुई अपीयरेंस से बिल्कुल दंग रह गए थे। जब लुइस ने बुली और केन को देखा तो उसने खुद से कसम खाई कि वह इन नोबल्स को बताएगा कि असल बॉस कौन है। जब लासिएला को फिर से बेचैनी होने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे यकीन दिलाया कि वह एग्जाम जरूर पास करेगा। उसने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि वह ग्रैंड मास्टर बनेगा, और इस घोषणा ने केन को उसे घूरने पर मजबूर कर दिया। जब बुलीज उस पर मजाक उड़ाना जारी रखते हैं, लुइस आगे दौड़ता है और खुद से कसम खाता है कि इस जिंदगी में वह सबसे ताकतवर बनेगा और उन सबको प्रोटेक्ट करेगा जो उसके लिए खास हैं। उसे देखते हुए लासिएला ने जूलियन से पूछा कि क्या लुइस ठीक रहेगा, क्योंकि हर साल सिर्फ 20 से 30 लोग ही एग्जाम पास करते हैं और उस साल 20,000 एप्लीकेंट्स थे। जूलियन ने उसे यकीन दिलाया कि लुइस ठीक रहेगा क्योंकि वह सबसे ज्यादा जिद्दी है, और एक बार जब वह कुछ करने का सोच लेता है तो वह बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ता है। फिर उसने उसे याद दिलाया कि उनका काम है उसे एक परिवार की तरह सपोर्ट करना, और उसने जवाब दिया कि वह सही कह रहे हैं। इधर लुइस एग्जाम हॉल पहुंचा और सोचने लगा कि उसके आसपास सब उसे बेडिडे क्यों हैं। तभी एग्जाम के सुपरवाइजर और एकेडमी के प्रिंसिपल अरोनियन ने एग्जाम शुरू होने का ऐलान किया, जबकि कुछ सूटेड ऑफिशियल्स एग्जामिनीज के सामने खड़े थे। लुइस को याद आया कि इस दुनिया में आर्केन मार्शल आर्ट्स के प्रैक्टिशनर्स को, जिन्हें मार्शल आर्केनिस्ट कहा जाता है, उन्हें 6 कैटेगरीज में रैंक किया जाता है। सबसे ऊपर सेंट, फिर सेज, उसके बाद ग्रैंड मास्टर, मास्टर, फाइटर और अप्रेंटिस। क्योंकि ग्रैंड मास्टर टॉप से तीसरे नंबर पर है, इसलिए यह दुनिया की प्रिविलेज्ड क्लास है। प्रिंसिपल अरोनियन ने एग्जामिनीज को बताया कि पहला टेस्ट उनके सीनियर्स द्वारा गार्डेड स्टेयर्स पर चढ़ना है, और ये भी कहा कि फर्स्ट एग्जाम पासेस उनके ठीक पीछे रखे हैं। उसने आगे बताया कि कुल 1000 एग्जाम पासेस हैं और सिर्फ वही लोग जो उन्हें हासिल करेंगे अगले टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आखिर में उसने बताया कि एग्जाम तब खत्म होगा जब सारे पासेस खत्म हो जाएंगे, और फिर उन्हें एग्जाम शुरू करने को कहा। कुछ एग्जामिनीज को लगा कि एग्जाम बहुत आसान है तो वह एक सीनियर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन सीनियर ने एक भयानक ऑरा छोड़ी उनका हेल में स्वागत करते हुए। उसने फिर एक पावरफुल मैजिकल फोर्स फील्ड रिलीज किया जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर देता है, और जब उसने उन्हें बेहोश कर दिया तो ऐलान किया गया कि वह सब डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। जब सब जो उन्होंने अभी देखा था उससे समझने की कोशिश कर रहे थे, 2 एग्जामिनीज ने सीनियर को लॉर्ड शीथ के रूप में पहचाना, जो फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा और पिछले साल के एग्जाम का टॉप स्कोरर था। अचानक लुइस आगे बढ़ा और सबको समझाने लगा कि शीथ ने बस उन्हें डराने के लिए अपनी ऑरा छोड़ी थी, और कोई भी कमजोर इंसान डर के मारे बेहोश हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। जब लुइस शीथ के सामने खड़ा हुआ, शीथ ने उसकी तारीफ की कि उसमें हिम्मत है, लेकिन यह भी कहा कि कॉमनर्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से लुइस को गुस्सा आ गया। उसने कसम खाई कि वह लुइस को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, और एक बहुत बेडी ऑरा की लहर छोड़ी जो दूसरे एग्जामिनीज को खांसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन लुइस बिल्कुल शांत खड़ा रहा, और उसे अपनी अब तक की सारी ट्रेनिंग याद आई, जिसकी वजह से वह अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट था। जब शीथ ने उस पर एक मैजिक ब्लास्ट फायर किया तो लुइस डॉज हुआ और आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठी कस के। दूसरे एग्जामिनीज का मुंह खुला रह गया जब लुइस ने एक नकली पंच का दिखावा करके शीथ को डरा दिया, और वह सोचने लगे कि उसने बिना मैजिक यूज किए यह कैसे किया। जब लुइस ने एग्जाम पास उठाया, शीथ ने उसे पंच करने की कोशिश की, लेकिन लुइस ने अपनी मजबूत मुट्ठी से उसे रोक दिया, जिसकी वजह से शीथ हैरान रह गया कि कॉमनर ने उसके अटैक को बिना मैजिक के कैसे काउंटर किया। प्रिंसिपल अरोनियन ने शीथ को और अटैक करने से रोका और उसे याद दिलाया कि अकेडमी सभी एग्जामिनीज को उनके स्टेटस की परवाह किए बिना बराबरी से ट्रीट करती है। जब वह उसके सामने झुके, उसने लुइस को एग्जाम पास करने के लिए बधाई दी, लेकिन फिर बताया कि उसका हेयर कलर चिंता का विषय है। लुइस हैरान रह गया, लेकिन जब अरोनियन सोचने लगा कि क्या लुइस का आई कलर भी अनयूजुअल है, तो लुइस ने अपनी आंखें ग्रे कर दी और उसे दिखाया। लेकिन उसकी चालें प्रिंसिपल को धोखा नहीं दे पाईं, क्योंकि उसने लुइस के कंधे पर हाथ रखा और उसने वादा किया कि अगर लुइस को एडमिट किया गया तो वह एक स्पेशल पोशन तैयार करेगा जो उसके यूनिक ट्रेट्स को छुपा देगी। लुइस को लगा कि अरोनियन कुछ साजिश कर रहा है, लेकिन उसे पता था कि उसकी पहली प्रायोरिटी एग्जाम पास करना है, तो उसने उसे बताया कि वह दूसरे टेस्ट की तैयारी करने जा रहा है। जब लुइस वहां से चला गया, शीथ उसे गुस्से से घूरने लगा और वह सोचने लगा कि प्रिंसिपल ने पहली बार किसी एग्जाम में सिर्फ एक कॉमनर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन क्यों किया। गुस्से में जलते हुए उसने कसम खाई कि वह लुइस का नाम कभी नहीं भूलेगा। बहुत बाद में पहला टेस्ट पास करने वाले एग्जामिनीज एकेडमी के सेकंड ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे, जहां उन्हें दूसरा एग्जाम शुरू होने से पहले इंतजार करने को कहा गया। जब लुइस दूसरे एग्जामिनीज को बातें करते हुए देख रहा था, उसने नोटिस किया कि बचे हुए 1000 एग्जामिनीज में से ज्यादातर नोबल्स हैं जिन्हें इलीट एजुकेशन मिली है, और कॉमनर्स लगभग ना के बराबर हैं।
तभी शीत अपने साथियों के साथ गुजर रहा था और लुइस से टकरा गया, और उसने लुइस को वार्न किया कि अगली बार जब वह एक दूसरे के सामने होंगे तो कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा। पहले तो लुइस को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब शीत के एक दोस्त ने कहा कि प्रिंसिपल की मदद के बिना लुइस डिस्क्वालीफाइड हो जाता, तो लुइस मुस्कुराया और उन्हें पूरा बेवकूफ कहा। जब शीत गुस्से से उसे घूरने लगा, लुइस ने उन्हें सीधे कहा कि ग्रैंड मास्टर का जजमेंट उनसे बेहतर है। शीत इतना गुस्सा हो गया कि उसने लुइस को नॉकआउट करने की धमकी दी, लेकिन लुइस ने एक बेफिक्र मुस्कुराहट के साथ उसे और ज्यादा भड़का दिया। अब गुस्से में जलते हुए शीत ने उसे पंच करने की कोशिश की, लेकिन लुइस ने 2 फिंगर मार्शल आर्ट्स टेक्निक यूज करके काउंटर किया। जब शीत ने नोटिस किया कि उसका शरीर अब हिल नहीं सकता, लुइस ने बताया कि इस मूव का नाम मेरिडियन सेवरेंस है, और उसे स्पाइरल पॉइंट स्ट्राइक नाम की एक और स्पेशल कॉम्बैट टेक्निक यूज करके हवा में उड़ा दिया, जिसे देखकर उसके 2 मिनियन हैरान रह गए। शीत के जमीन पर जोर से गिरने की आवाज ने रूम में मौजूद सभी एग्जामिनीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और शीत हाँफने लगा। जब उसके दोस्त उसे चेक करने आए तो उसने उन्हें बताया कि वह अपना हाथ फील नहीं कर पा रहा है और ना ही उसे ठीक से हिला पा रहा है, और उसने लुइस को पॉइजन यूज करने के लिए रिपोर्ट करने की कसम खाई। लेकिन लुइस ने पॉइजन के इल्जाम से इनकार किया, यह बताते हुए कि उसने मार्शल आर्ट्स यूज किए थे, और उसने दावा किया कि उसकी मां ने उसे रुकने को कहा था, लेकिन उसे अपनी लिमिट्स तक धकेल दिया गया था। शीत पर एक और हिट लगाने की तैयारी करते हुए उसने कहा कि सिर्फ वही लोग दूसरों को मार सकते हैं जो खुद भी मार खाने के लिए तैयार हों, लेकिन केन ने उसे रोका और उसे याद दिलाया कि वह डिस्क्वालीफाइड हो सकता है क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। जब लुइस वहां से चला गया, शीत के गूंज केन पर इंटरफियर करने के लिए चिल्लाने लगे, तो केन ने उन्हें याद दिलाया कि वह कौन है, जिसकी वजह से वह डर के मारे कांपने लगे। शीत ने वहां से चले जाने का फैसला किया, लेकिन उसने कहा कि कॉमनर्स और नोबल्स दोनों ही कचरा हैं। जब वह फेल्ड बुलीज वहां से चले गए, लुइस ने उन्हें उस दीवार से देखा जहां वह आराम कर रहा था, और कंक्लूड किया कि सभी नोबल्स एक जैसे होते हैं क्योंकि वह सब अपने स्टेटस का यूज करते हैं जो चाहे वह करने के लिए। केन उसके पास आया और उसकी ताकत और हिम्मत की तारीफ की, उसके साथ टीम बनाने का ऑफर देने से पहले। लेकिन कुछ फैन गर्ल्स ने उनकी बात काट दी और केन के साथ टीम बनाने का ऑफर दिया, और जल्दी ही और भी एग्जामिनीज उस पर टूट पड़े। सब उसके टीममेट बनने को कह रहे थे। एक एग्जामिनी ने, जो देख रहा था, अपने दोस्त से पूछा कि लॉर्ड केन को इतना ध्यान कैसे मिल रहा है जबकि वह अभी इतना छोटा है। तो उसके दोस्त ने बताया कि वह सेज अरांका फैमिली का यंग मास्टर है। इसका मतलब है कि जो कोई भी उसके साथ टीम बनाएगा उसकी पास होने की गारंटी है। लुइस को इसमें दिलचस्पी आने लगी, लेकिन अचानक प्रिंसिपल एक चमकदार तरीके से सामने आया और स्टूडेंट्स को विल टेस्ट पास करने के लिए बधाई दी। उसने फिर बताया कि अगला टेस्ट पावर टेस्ट है और अपनी उंगली घुमाई, जिसकी वजह से सभी पार्टिसिपेंट्स के शरीर पर एक चमकदार निशान बन गया। ज्यादातर एग्जामिनीज ने इस निशान के बारे में अपनी अनजानपंती जाहिर की, लेकिन केन ने उसे अर्थ एट्रीब्यूट मार्क के रूप में पहचाना। तभी सभी एग्जामिनीज जमीन की तरफ खींचे जाने लगे क्योंकि उनके शरीर अचानक बहुत भारी हो गए थे। अरोनियन ने एरिया के आसपास एक बेडी द मैजिक सर्कल एक्टिवेट किया और ऐलान किया कि दूसरे एग्जाम में पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर अर्थ मैजिक के असर में लड़ना होगा। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल से स्ट्रगल करते हुए कुछ एग्जामिनीज ने शिकायत की कि वह इस कंडीशन में लड़ नहीं सकते, लेकिन उनमें से एक ने बताया कि कोई ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और केन ने कुछ भारी पदछापन जमीन पर नोटिस किए। इधर लुइस, जिसे वह ग्रेविटी डिफायर कह रहे थे, आसानी से स्टेज पर चला गया, सबको हैरान करते हुए। अरोनियन ने उसे फिर से फर्स्ट आने के लिए बधाई दी, और लुइस मुस्कुराया जब उसने अर्थ मैजिक स्ट्रिंग्स को देखा जो उसे रोक नहीं पाई थी। केन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि वह भी, जिसने 3 साल की मास्टर लेवल ट्रेनिंग ली थी, मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। जब दूसरे एग्जामिनीज स्ट्रगल कर रहे थे, अरोनियन ने ऐलान किया कि सिर्फ वही लोग जो अभी खड़े हैं अगले टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मैजिक का यूज करके उसने एक कलेक्शन बनाया वेपन्स का क्वालिफाइड एग्जामिनीज के चूज करने के लिए। लुइस ने तुरंत एक तलवार उठाई और उसे घुमाकर टेस्ट किया, जबकि दूसरे कैंडिडेट्स अपने वेपन्स को पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अरोनियन ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि जो कोई भी स्टेज से बाहर कदम रखेगा उसे तुरंत डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। जब एग्जाम शुरू हुआ, उसने दूसरे एग्जाम ऑफिशियल्स को बाउंड स्लाइम्स नाम की चीज रिलीज करने का ऑर्डर दिया और फिर गायब हो गया। उसके जाने के बाद एग्जामिनीज खुद से पूछने लगे कि बाउंड स्लाइम्स क्या होते हैं, लेकिन लुइस ने ऊपर से कुछ गिरते हुए देखा। जब स्लाइम्स जमीन पर गिरे तो पता चला कि उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा स्लाइम अटैक को ब्लॉक करने पर, 2 पॉइंट्स डॉज करने पर और 5 पॉइंट्स एक को हराने पर। एरोनियन ने यह भी बताया कि उनकी रैंक उस टेस्ट में कमाए गए पॉइंट से डिसाइड होगी और सिर्फ टॉप 100 कैंडिडेट्स ही तीसरे टेस्ट में आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जामिनीज को लगा कि स्लाइम्स को हराना आसान है क्योंकि वह लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं जो डम लगते हैं, लेकिन जब उनमें से एक ने एक स्लाइम पे चार्ज किया तो वह अचानक उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और उसका चेहरा बिगाड़ दिया। उसने फिर एक दूसरे एग्जामिनी पर अटैक किया और कैंडिडेट्स के एक ग्रुप की तरफ चार्ज किया, जबकि दूसरे हैरानी से देख रहे थे। जल्दी ही पूरा बैटलफील्ड स्लाइम्स के लिए एक प्लेग्राउंड बन गया जब उन्होंने एग्जामिनीज को घेर लिया और परेशान करना शुरू कर दिया।
हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आसानी से नॉकआउट हो गए, कुछ ने स्लाइम अटैक्स को डॉज और ब्लॉक करने में कामयाबी हासिल की, तो उन्हें एग्जाम सुपरवाइजर्स द्वारा पॉइंट्स दिए गए। एक सुपरवाइजर ने बताया कि इस साल के एग्जाम्स में सेज फैमिलीज के यंग मास्टर्स, अरंका और डरम हाउसेस के लोग शामिल हैं। केन और एक रेड हेयर्ड वॉरियर लड़की का जिक्र करते हुए उसने सोचा कि एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक और एग्जामिनर ने यह भी कहा कि पार्टिसिपेंट्स में कुछ एक्सीलेंट कॉमनर्स भी हैं और अरोनियन से पूछा कि क्या वह इंसान जिसे उसने पहले मदद की थी वह कॉमनर है। एरोनियन ने सोचा कि लुइस उन्हें एग्जाम में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएगा, लेकिन सुपरवाइजर ने बताया कि लुइस एक कदम भी नहीं हिला है। जब लुइस बैटलफील्ड पर खड़ा था, एक स्ट्रगल करते हुए एग्जामिनी ने पूछा कि वह क्या कर रहा है, और जवाब में एक घमंडी नोबल उस पर मजाक उड़ाने लगा, यह कहते हुए कि वह स्लाइम्स के साथ कदम नहीं मिला पा रहा क्योंकि वह एक पैथेटिक कॉमनर है। क्योंकि लुइस अभी भी नहीं हिला था, नोबल ने सोचा कि वह जल्दी ही नॉकआउट हो जाएगा। तभी एक स्लाइम लुइस की तरफ तेजी से बढ़ा और तेजी पकड़ ली जब तक वह उसके सर के पीछे पॉइंट ब्लैंक रेंज तक नहीं पहुंच गया। इससे पहले कि स्लाइम टक्कर मारता, लुइस आसानी से डॉज हो गया और एक दूसरा कैंडिडेट भी स्लाइम से बच गया, इससे पहले कि उसने उस बदकिस्मत नोबल को तबाह कर दिया जो पहले लुइस का मजाक उड़ा रहा था। जब उसका दोस्त जमीन पर हरा हुआ पड़ा था, ब्लॉन्ड एग्जामिनी हैरानी से जम गया क्योंकि उसे यकीन था कि लुइस हाई स्पीड स्लाइम अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। क्योंकि वह अपने मेन टारगेट को हिट नहीं कर पाया, स्लाइम ने रैम्पेज शुरू कर दिया और कई दूसरे कॉम्पिटिटर्स को नॉकआउट कर दिया। और जब लुइस ने अपनी बाईं तरफ देखा, उसने नोटिस किया कि वह फिर से उसकी तरफ दो और सुपर फास्ट स्लाइम्स के साथ चार्ज कर रहा है। ब्लॉन्ड एग्जामिनी मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि लुइस उस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, लेकिन लुइस शांत रहा और अपने काउंटर अटैक की तैयारी में अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय पहले लुइस आईसी माउंटेन्स में एडवेंचरर्स के एक ग्रुप के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और उसने उनसे कहा कि उस पर बहुत सारे पत्थर फेंके, लेकिन एडवेंचरर्स कंफ्यूज थे और उन्होंने उसे वार्न किया कि अगर पत्थर उसे लगे तो यह उसके लिए डेंजरस होगा। लुइस ने कहा कि ठीक है और उन्हें बताया कि वह कुछ टेस्ट करना चाहता है। एक स्टांस लेने के बाद उन्होंने उसे कहा कि वह जरूर डॉज करे, लेकिन जब उन्होंने उस पर पत्थर फेंके तो उसने डॉज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि तेजी से आते हुए पत्थरों को घूरने लगा। अपनी पिछली जिंदगी में उसने पैराइटल लाइन से ब्रेन के सेरेबेलम तक इन्फॉर्मेशन को तेजी से ट्रांसमिट करने की ट्रेनिंग ली थी। उसे लगा कि अगर वह इंस्टेंटली रिएक्ट करना सीख गया तो वह किसी भी अटैक को हैंडल कर पाएगा। जैसे ही पत्थर उसके करीब आए, उसका शरीर ऑरा से चमकने लगा और उसने अपने दिमाग में सुपर फास्ट कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिया। तेजी से मूव्स का यूज करते हुए उसने पत्थरों को डॉज किया। एडवेंचरर्स इस डिस्प्ले से इतने हैरान थे कि वह उसकी तारीफ करने लगे। वह उसकी तरफ दौड़े, उसे इस नई टेक्निक के बारे में सब कुछ बताने को कह रहे थे, तो उसने उसका नया नाम बताया, वॉइड कॉम्बैट कैलकुलेशन। जब एक एडवेंचरर ने उसे पूछा कि इसका क्या मतलब है, उसने समझाया कि यह एक टेक्निक थी जो बैटल के आउटकम को प्रिडिक्ट करती थी। प्रेजेंट में जैसे ही स्लाइम्स हाई स्पीड्स पर लुइस के करीब आए, वह सीधे उन्हें घूरने लगा। कई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास उसके दिमाग में घूम रहे थे जब वह उनके आने वाले अटैक को कैलकुलेट कर रहा था। 4 स्लाइम्स ने उस पर हर एंगल से अटैक किया, लेकिन वह शांत रहा क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस ने उसे पता लगाने में मदद की कि बाउंड स्लाइम्स हाई स्पीड और पावर होने के बावजूद भी सिर्फ सीधी लाइन में चार्ज कर सकते हैं। उसने फिर उनके रिबाउंड्स की स्पीड और एंगल को कैलकुलेट किया ताकि उनकी अटैक ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट कर सके, और कुछ स्टाइलिश मूव्स किए जिसकी वजह से वह सक्सेसफुली उन चारों को डॉज कर पाया। अब जब उसके पास स्लाइम्स को डॉज करने से 8 पॉइंट्स थे, उसने ऑफेंस मोड पर स्विच किया और सोर्ड स्लैश नाम का एक मार्शल आर्ट्स मूव फायर किया जिसने चारों स्लाइम्स को एक साथ तबाह कर दिया। केन हैरानी से घूरने लगा और सुपरवाइजर्स और भी ज्यादा हैरान थे जब उन्हें एहसास हुआ कि उसकी परसेप्शन एक हाई ग्रेड फाइटर के बराबर है। केन मुस्कुराया जब उसे एहसास हुआ कि लुइस स्पेशल कॉम्बैट टेक्निक्स का प्रैक्टिशनर है, और उसने फैसला किया कि वह लुइस के साथ टीम बनाएगा चाहे कुछ भी हो। तभी लुइस ने एक और स्लाइम को अपनी तरफ चार्ज करते हुए देखा जो अपने मरे हुए भाइयों का बदला लेने आ रहा था, तो उसने ऐलान किया कि उसके बैग में 5 और पॉइंट्स हैं अपना स्टांस बनाते हुए। लेकिन केन ने सोर्ड पियर्स नाम का एक सोर्ड्समैनशिप मूव यूज करके स्लाइम को स्टैब कर दिया, और इस बात ने लुइस को गुस्सा दिला दिया जब उसने उस पर अपनी किल चुराने का इल्जाम लगाया। केन ने मजेदार अंदाज में यह मान लिया और अपनी तलवार पर लगे स्लाइम को एक केबाब की तरह फ्लॉन्ट करते हुए उसे बताया कि उसने जो चुराया है वह उसे नहीं चुराया है। उसने फिर अपनी तलवार हवा में घुमाई, जिसकी वजह से स्लाइम 2 हिस्सों में बंट गया, और जब उसके रिमेन्स उस एरिया में गिरे जहां दूसरे एग्जामिनीज जमा थे, उसने लुइस को बताया कि उसने वह उनसे चुराया था। एक हैंडसम मुस्कुराहट के साथ उसने लुइस को अपना परिचय दिया और उसे दूसरों से पॉइंट्स चुराने में उसके साथ ज्वाइन होने को कहा। लुइस ने उसे बेपरवाही से देखा, तो उसने समझाया कि वह सिर्फ हाई रैंक हासिल करना चाहता है, और उनके बीच एक कंपटीशन का प्रस्ताव रखा यह देखने के लिए कि कौन ज्यादा पॉइंट्स ला सकता है। जब उसने लुइस से अपनी फुल पावर दिखाने को कहा, लुइस मुस्कुराया और उसकी स्किल्स पर कॉन्फिडेंट होने के लिए उसकी तारीफ की, फिर आखिरकार उसकी रिक्वेस्ट मान ली।
अपनी तलवार पकड़ने के बाद लुइस केन के पीछे खड़ा हो गया और उसे वादा किया कि वह उसे अपनी फुल पावर दिखाएगा, यह शर्त रखते हुए कि उनके कंटेस्ट का हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। अपना स्टांस बनाते हुए केन मुस्कुराया और कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, उसे यह बताते हुए कि वह पहला इंसान है जिसने उसे डिमांड्स की है। जैसे ही स्लाइम्स उन्हें घेरने लगे, शीत के मिनियंस दूर से देख रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि इस बैटलफील्ड पर इतने केओस के साथ वह अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स को पूरा कर सकते हैं। एक स्लाइम के उनके पास से तेजी से गुजरने के बाद उन दोनों ने अपने बोझ निकाले और केन और लुइस पर तीर चला दिए। जब स्लाइम उनके करीब आया, लुइस ने उसे नोटिस किया और उसे 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन अचानक 3 तीर उसे मिलीमीटर्स दूर दिखे। टक्कर से जोर से आवाजें आईं जिसने केन को अलर्ट कर दिया और बुलिस खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अपने टारगेट को हिट कर दिया है। लेकिन लुइस मुस्कुराया और जब धुआं छंटा तो उन्होंने देखा कि कॉम्बैट जीनियस ने एक हाथ से तीनों तीरों को पकड़ लिया था। उसे देखते हुए वह हैरानी और डर की भावनाओं से भर गए। जब वह सोच रहे थे कि उसने उनके सरप्राइज अटैक पर ऐसे रिएक्ट कैसे किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब लुइस ने तीरों को जमीन में गाड़ दिया, केन ने उसे चेक किया और शीत के दोस्तों को स्कमबैग्स कहा गंदी चालें चलने के लिए, लेकिन लुइस ने कहा कि कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर इविल नोबल्स को गुस्सा आया और उन्होंने अपने बोझ निकाले, यह ऐलान करते हुए कि केन अगला टारगेट है। उनमें से एक ने डबल एरो नाम का एक स्पेशल एरो मैजिक अटैक एक्टिवेट किया और इस एन्चांटेड डार्क एरो को केन पर फायर किया अपने पार्टनर्स के तीरों के साथ। केन ने नॉर्मल तीरों को अपनी फेंसिंग स्किल्स का यूज करके आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन डार्क एरो उसकी तरफ बढ़ता रहा, जिसे देखकर वह एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया। जब तीर लगा तो हवा में खून छिटक गया। हैरानी की बात यह है कि केन ने वह पर्पल एरो नहीं देखा जो उसने डिफ्लेक्ट किए थे, उनके बीच छिपा हुआ था। खुशकिस्मती से लुइस ने सही समय पर तीर पकड़ लिया, लेकिन इस प्रोसेस में उसे चोट लग गई। केन, जिसकी जान उसने अभी बचाई थी, उसके हाथ से खून निकलता देख उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन खून बहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने तीर तोड़ दिया, दुश्मन के अगले स्ट्राइक के लिए पूरी तरह तैयार। इधर एक स्पेक्टेटर ने प्रिंसिपल का ध्यान उस मलिशियस अटैक की तरफ खींचा जो उसने अभी देखा था और असेलेंट को डिस्क्वालीफाई करने का सुझाव दिया, लेकिन प्रिंसिपल ने इवेंट को जारी रखने पर जोर दिया क्योंकि उसे यकीन था कि कमजोर लोग वैसे भी हार जाएंगे। उसने उनकी पनिशमेंट एग्जाम के बाद तक पोस्टपोन कर दी, लेकिन तुरंत हीलिंग पोशंस तैयार करने को कहा। अरीना में वापस लुइस अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार हो गया और एक बेसबॉल पिचर का पोज लिया। चमकती आंखों और जबरदस्त कैनन पावर के साथ उसने एक स्लाइम को नोबल की तरफ तेजी से फेंक दिया और वह एक को टॉप स्पीड से लगा। स्लाइम के इम्पैक्ट ने नोबल को अरीना से बाहर उड़ा दिया और उसे तुरंत डिस्क्वालीफाइड कर दिया। बचे हुए नोबल्स ने यह देखा और घबराने लगे। तभी लुइस, जिसका उन्हें बिना सजा के जाने देने का कोई इरादा नहीं था, आसमान में कूदा और एक और स्लाइम को उन घबराए हुए नोबल्स पर मारा। स्लाइम ने उनमें से एक के चेहरे पर हिट किया और इस प्रोसेस में उसके दांत तोड़ दिए। आखिरी बचा हुआ डर में डूब गया, इतने डर में कि उसने लुइस को अपने पीछे नोटिस नहीं किया, लेकिन लुइस ने उसे डरा दिया और वह पीछे हट गया। उसके लूज सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए केन ने उस बेवकूफ को ट्रिप किया और वह अरीना से बाहर गिर गया। नोबल्स को हराने के बाद केन ने लुइस को पहले बचाने के लिए शुक्रिया कहा और उसके हाथ के बारे में पूछा। खुशकिस्मती से वह ठीक था और उन दोनों ने हाथ मिलाया, अपनी नई दोस्ती को मजबूत करते हुए। लुइस ने केन को एक स्किलफुल नोबल होने पर टीज किया, लेकिन केन ने अपने बैकग्राउंड का बचाव किया और अरंका फैमिली से होने पर घमंड किया। जाहिरन अरंका फैमिली उन ग्रेट फैमिलीज में से एक है जिसने ग्रैंड मास्टर्स और सेजस पैदा किए हैं। उनका इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल है कि वह रॉयल फैमिली और आर्केनिस्ट एसोसिएशन को टक्कर देते हैं। यह रियलाइज करते हुए कि केन की फैमिली कोई मजाक नहीं है, लुइस ने अपना पहले वाला कमेंट वापस ले लिया और वह दोनों बचे हुए स्लाइम्स का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन लुइस को और पॉइंट्स मिलते देख कुछ लोअर क्लास नोबल्स को और गुस्सा आता रहा और उन्होंने स्लाइम्स को छोड़कर उस पर अटैक करने का फैसला किया। वह उसकी तरफ दौड़े, यह जानते हुए भी कि केन उसके साथ है। उनका एक तीर से 2 शिकार करने का प्लान तब बैकफायर कर गया जब हायर क्लास नोबल्स ने केन को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया। वह लोअर क्लास नोबल्स के साथ फ्री फॉर ऑल बैटल में भिड़ गए, जबकि केन और लुइस एक दूसरे का साथ दे रहे थे। बैटल के बीच एक रेड हेयर्ड लड़की खड़ी थी जो अपनी लुक्स से किसी अच्छी फैमिली से लग रही थी। उसने अपनी दोस्त मिलियाना को बुलाया जो एक कॉमनर थी और उसे कहा कि यह सही समय है उन लोगों को तकलीफ देने का जिन्होंने उसे कम समझा था। रेड हेयर्ड लड़की आगे कूदी ज्वाइन करने के लिए और मिलियाना भी उसके पीछे आई। बैटल तेज हो गई जब लुइस इधर उधर पलटकर स्लाइम्स और अलग अलग तरफ से आते अटैक्स को डॉज कर रहा था। मिलियाना भी एक्शन में आ गई और एक नोबल को ट्रिप कर दिया, जबकि रेड हेयर्ड लड़की ने एक और को दीवारों में उड़ा दिया। तभी एक नया प्लेयर बीच में आया और वह एक रेड हेयर्ड लड़का निकला जो एक बहुत बड़ा हैमर चला रहा था। वह लड़का खुद को गॉड ऑफ थंडर समझते हुए अपने हैमर को बेरहमी से घुमाया और अपने रास्ते में आने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया। उसके हिसाब से लोगों को पंच करना स्लाइम्स को मारने से कहीं ज्यादा बेहतर है। उसने एक जबरदस्त चीख निकाली जब उसने अपने ओपोनेंट्स को आसानी से उड़ा दिया।
इधर स्पेक्टेटर्स बेचैन होने लगे थे और उन्होंने एग्जाम्स रोकने का सुझाव दिया। इसकी वजह यह थी कि डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स में ज्यादातर नोबल्स थे और अगर और नोबल्स डिस्क्वालिफाइड होते हैं तो इससे एकेडमी के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका मानना था कि एकेडमी के अपने रूल्स हैं। तभी वह एक चमकदार रोशनी में अरीना में जूम करके आया और उस हाहाकार को रोक दिया। उसने ऐलान किया कि दूसरा एग्जाम खत्म हो गया है और स्कोर्स बाद में बताए जाएंगे। शॉर्ट ब्रेक के दौरान इंजर्ड पार्टिसिपेंट्स को हीलिंग पोशन से ट्रीट किया गया और अर्थ मैजिक का इफेक्ट खत्म कर दिया गया। लुइस ने भी हीलिंग पोशन यूज किया लेकिन वह हैरान था कि यह कितना इफेक्टिव है। अफसोस की बात है कि यह एक बहुत महंगी चीज है जो उस जैसे कॉमनर्स के लिए अफोर्डेबल नहीं है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने दूसरे एग्जाम की रैंकिंग्स दिखाई और सभी रिजल्ट पर हैरान थे। पता चला कि लुइस का नाम लिस्ट में नहीं है और यह खबर कुछ लोअर रैंक्ड नोबल्स को खुश कर देती है। लेकिन जो लिस्ट दिखाई गई है उसमें 6वीं पोजीशन से नीचे वाले पार्टिसिपेंट्स शामिल हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक टॉप 5 रैंकर्स ने रिकॉर्ड स्कोर्स को भी पीछे छोड़ दिया है और उसने जल्दी ही उनके नाम लेना शुरू कर दिया। 5वें स्थान पर है मिल्जाना रॉयस, एक स्किलफुल कॉमनर। केन ने 4थी पोजीशन हासिल की जबकि रेड हेयर्ड लड़की फे डुराहान तीसरे स्थान पर है। केन का नाम पुकारे जाने पर लुइस घबराने लगता है क्योंकि प्रिंसिपल ने अभी तक उसका नाम नहीं लिया है। वह फिर सोचने लगता है कि क्या उसे पहले लोअर रैंक्ड नोबल्स पर अटैक करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसका नाम दूसरे रैंकर के रूप में 887 पॉइंट्स के साथ पुकारा जाता है। पूरा कमरा हैरानी से गूंज उठता है कि एक ऑर्डिनरी कॉमनर ने सभी नोबल पार्टिसिपेंट्स को पीछे छोड़ दिया है। केन दूसरी तरफ लुइस को अच्छा काम करने के लिए बधाई देता है और उनके पहले के पैक्ट के मुताबिक उससे लुइस के लिए कुछ करना है। वह पूछता है कि लुइस क्या चाहता है लेकिन लुइस कहता है कि वह बाद में पूछेगा। तभी दूसरे एग्जाम का विनर रिवील किया जाता है जो नील गन है जिसने 888 पॉइंट्स का जबरदस्त स्कोर किया है। नील गन वही रेड हेयर्ड लड़का है जो पहले अपने मैसिव हैमर के साथ रैम्पेज पर था। वह भी एक कॉमनर है जिसने सभी नोबल कैंडिडेट से ज्यादा रैंक हासिल की है। फे समेत जो हार मानने को तैयार नहीं है, वह नील के साथ एक दिन मैच करने का वादा करती है उसकी ताकत टेस्ट करने के लिए। अनाउंसमेंट के बाद लोअर रैंक्ड नोबल्स को उनके सीनियर्स द्वारा डांटा जाता है क्योंकि उन्होंने कॉमनर्स को एग्जाम में हारने दिया। यहाँ तक कि एक स्पेक्टेटर भी हैरान है कि फर्स्ट और सेकंड रैंकर्स कॉमनर्स हैं जो एकेडमी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन प्रिंसिपल जो इससे खुश लग रहा है उसे कहता है कि असली ताकत का सोशल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है और यही वजह है कि देश के ज्यादातर ऑर्फेनेजेस आर्केनिस्ट एसोसिएशन द्वारा चलाए जाते हैं। प्रिंसिपल पार्टिसिपेंट्स को फाइनल एग्जाम के अगले वेन्यू की तरफ डायरेक्ट करता है। जब वह उस जगह की तरफ चलते हैं, केन लुइस की तारीफ करता है कि वह फर्स्ट रैंकर के इतना करीब है और सोचता है कि लुइस और नील में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जल्दी ही वह फाइनल एग्जाम वेन्यू पर पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल उन्हें इन्फॉर्म करता है कि एग्जाम एक सर्वाइवल टेस्ट होगा जिसे एम्बलम बैटल रॉयल के नाम से जाना जाता है। इस एग्जाम के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को एम्बलम्स दिए जाएंगे और उन्हें फॉरेस्ट के अलग अलग एरियाज में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उनका गोल है जितने हो सके उतने एम्बलम्स कलेक्ट करना, जो भी मेथड उन्हें कंफर्टेबल लगे उसका यूज करके। जो पार्टिसिपेंट्स अपने एम्बलम्स खो देंगे उन्हें तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और सिर्फ टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स जिन्हें सबसे ज्यादा एम्बलम्स मिलेंगे उन्हें एकेडमी में एडमिट किया जाएगा। अफसोस की बात है तीसरे एग्जाम के रूल्स का मतलब है कि केन और लुइस एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो वह एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। जल्दी ही पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और लुइस अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह कुछ देर आगे चलता है, तीसरे एग्जाम के बारे में सोच रहा है कि यह एडमिशन के लिए आखिरी मुश्किल है। पूरे हौसले के साथ वह इस बार जीतने का वादा करता है, लेकिन उसे जल्दी ही एक मैसिव एक्स लिए हुए नोबल रोकता है। वह लड़का लुइस पर पिछले एग्जाम में नोबल्स को जलील करने का इल्जाम लगाता है और तभी लुइस के पीछे भी 2 नोबल्स स्पीयर्स लिए हुए दिखाई देते हैं। लुइस एक और को एक ट्री ब्रांच पर देखता है जो क्रॉसबो लिए हुए है। ये रियलाइज करते हुए कि वह घिर चुका है, वह जल्दी से अनुमान लगाता है कि जिस सीनियर ने उसे टेलीपोर्ट किया था उसने उसकी लोकेशन लीक कर दी है। अचानक एक्स वाला लड़का उस पर अटैक करता है, लेकिन लुइस समय रहते डॉज कर जाता है और एक्स से जमीन पर एक चट्टान से टकराती है। स्पीयर्स वाले लड़के भी अपना अटैक लॉन्च करते हैं, लेकिन लुइस एक बैकफ्लिप से उन्हें काउंटर करता है। लेकिन हवा में होते हुए क्रॉसबो वाले से एक तीर उसकी तरफ आता है, लेकिन वह उसे अपनी तलवार से हटा देता है। वह सफलतापूर्वक जमीन पर उतरता है, लेकिन नोबल्स हार नहीं मानते। वह उस पर सीधा अटैक करते हैं, लेकिन लुइस उनके स्किल में फर्क दिखाता है। वह उनके स्ट्राइक्स को स्मूथली डॉज करता है, लेकिन एक तीर फिर से आता है। वह उसे अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एक और अटैक उसके पीछे छिपा होता है। खुशकिस्मती से वह समय रहते रिएक्ट करता है और उसे फिर से डॉज कर जाता है। उसकी तेज रिएक्शंस नोबल्स को फ्रस्ट्रेट करने लगती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानते। लुइस दूसरी तरफ भी फ्रस्ट्रेट है क्योंकि वह विंड एरोज की ट्रेजेक्टरीज को रीड नहीं कर पा रहा है, लेकिन वह खुद को शांत करता है और एक मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करना शुरू करता है जिसे सेन नो सेन काउंटर अटैक के नाम से जाना जाता है।
इस टेक्निक में अपने दुश्मन की पावर को उसी के खिलाफ यूज करना शामिल है। जैसे ही नोबल्स अपने वेपन्स के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं, लुइस को एक ओपनिंग दिखती है और वह उसके लिए जाता है। उसका पहला शिकार एक्स वाला लड़का है जो अपनी पूरी ताकत से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। लुइस दाईं तरफ घूमता है, एक्स को डॉज करता है और अपनी तलवार ठीक उसके नीचे रखता है। उसके साथ वह एक्स को विल्डर से दूर घुमा देता है और वह एक स्पीयर होल्डर को लगती है। उन्हें आउट करने के बाद दूसरा स्पीयर विल्डर लुइस पर अटैक करता है और ट्री पे बैठा लड़का भी उस पर अपनी विंड एरो छोड़ता है, लेकिन लुइस एरो ट्रेजेक्टरी को आसानी से रीड कर लेता है और स्पीयर विल्डर को एरो के रास्ते में घसीट लेता है। वह बेचारा हवा में उड़ जाता है, अपनी स्पीयर पीछे छोड़ते हुए। जब स्पीयर हवा में होती है, लुइस उसे पकड़ता है और ट्री पर बैठे लड़के पर फेंक देता है, उसे तुरंत आउट कर देता है। उसने फिर बचे हुए नोबल्स की जिंदगी को मक्खन की तरह काट दिया और उनके सारे एम्बलम्स ले लिए। एक बड़े ट्विस्ट में केन एक ट्री के ऊपर दिखाई देता है और नोबल्स को लुइस के खिलाफ मैजिक यूज करने से रोकता है। वह मास्टरमाइंड जिसने ओरिजिनली केन को एक और लो रैंक्ड नोबल पार्टी से काबू करने का प्लान बनाया था, उसकी अचानक उनकी लोकेशन पर अपीयरेंस से हैरान रह जाता है। केन दावा करता है कि उसने शायद अरांका फैमिली को अंडर एस्टिमेट किया है, इतने कमजोर लोगों को उसे रोकने के लिए भेजकर। उसने फिर उसे क्रॉसबो से बेहोश कर दिया। उसके बाद केन नीचे कूदता है और एक एम्बलम लुइस को देता है। वह कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीजें और मुश्किल हो सकती हैं और मदद की ऑफर करता है, लेकिन लुइस उसकी मदद से इनकार करता है और उसे कहता है कि वह अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करेगा। तभी एक छुपी हुई फिगर जोर से ताली बजाती है और लुइस के जोश की तारीफ करती है। वह फिगर कहती है कि उन्हें उस इंसान से कम उम्मीद नहीं थी जिसे वह एक्नॉलेज करते हैं और एक राइवल मानते हैं। छुपी हुई फिगर रिवील करती है कि वह फे डुरेहन है। वह लुइस से ड्यूएल के लिए कहती है और लुइस केन से पूछता है कि क्या वह उसकी दोस्त है। केन जवाब देता है कि वह उसकी दोस्त नहीं है, बल्कि एक ग्रैंड मास्टर की बेटी है जिसके साथ उसने पहले ड्यूएल किया था। तब उसने उसे हराया था क्योंकि उसने अपना गार्ड नीचे कर दिया था और लुइस को एडवाइस देता है कि उसे इग्नोर करे और एम्बलम्स कलेक्ट करे। वह लुइस को वार्न करता है कि फे मैजिक यूज कर सकती है और उसका स्किल लेवल पहले से ही अप्रेंटिस लेवल पर है। इधर उनकी बातें फे को इरिटेट करने लगती है और वह उन दोनों को भागने की कोशिश करने के लिए डांटती है। तभी लुइस चैलेंज एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वह हमेशा से जानना चाहता था कि एक ग्रेट फैमिली का मेंबर बैटल में कैसा परफॉर्म करेगा। इस बात से फे खुश हो जाती है और वह वादा करती है कि फाइट फेयर रखने के लिए वह मैजिक यूज नहीं करेगी। एक पल में वह अपनी स्पीयर के साथ लुइस की तरफ लपकती है और उसे स्टैब करती है, लेकिन लुइस स्पीयर को अपनी बाहों के नीचे फंसा लेता है। इससे फे और इम्प्रेस हो जाती है। वह स्पीयर को घुमाकर लुइस पर अटैक करती है, लेकिन लुइस साइड में हटकर स्ट्राइक को डॉज कर जाता है। तभी फे आगे लपकती है और सेक्रेड लांस स्लैम टेक्निक यूज करके लुइस को हिट करने की कोशिश करती है। जैसा कि उम्मीद थी, लुइस डॉज करता है और स्पीयर जमीन पर लगती है, जिससे जमीन में एक बड़ा होल बन जाता है। स्पीयर टेक्निक के इम्पैक्ट से स्पेक्टेटर्स और प्रिंसिपल, जो सीन से ज्यादा दूर नहीं देख रहे थे, हैरान रह जाते हैं। वह फे की पावर और लुइस की रेजिलियंस पर स्पेकुलेशन करने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि लुइस एक ग्रेट फैमिली के खिलाफ कितनी देर तक टिक पाएगा और प्रिंसिपल से उसकी राय पूछते हैं। प्रिंसिपल जवाब देता है कि लुइस फे को हरा नहीं पाएगा क्योंकि उनकी बैटल शरीर और इच्छा शक्ति का टकराव है। जो उसने देखा है उसके हिसाब से उसे नहीं लगता कि लुइस की इच्छा शक्ति फे से ज्यादा मजबूत है। तभी उनकी इच्छा शक्ति टेस्ट की जाती है जब फे एक और स्पीयर टेक्निक यूज करके लुइस पर अटैक करती है, लेकिन लुइस उसके सभी मूव्स को आसानी से डॉज करता है जैसे उसे ऐसा करने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। स्पीयर को बुनने के प्रोसेस में उसे फे की बॉडी में एक ओपनिंग दिखती है और वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से फे जल्दी समझ जाती है और उसे काउंटर करती है, लेकिन लुइस उसके अटैक के ऊपर से कूदता है और उसके पीछे उतरता है। फे उसके सभी अटैक्स को डॉज करने पर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है और केन पर भी ताना मारती है कि उसमें ऐसी क्वालिटी की कमी है, लेकिन लुइस कहता है कि की ऑब्जर्वेशन है और काफी प्रैक्टिस के बाद यह काफी आसान हो जाता है। जल्दी ही फे फिर से आगे लपकती है एक और सेक्रेड लांस टेक्निक, जिसे क्रेसेंट फॉल के नाम से जाना जाता है, और लुइस पर उससे अटैक करती है, लेकिन एक बार फिर लुइस हर अटैक को आसानी से डॉज करता है। इस बार वह स्पीयर यूजर्स द्वारा यूज किए जाने वाले वेरियस टेक्निक्स के बारे में सोचता है, जिसमें थ्रस्ट्स, स्वीप्स, डिफेंस और सप्रेशन शामिल हैं। हालांकि यह टेक्निक्स काफी ट्रबलसम हैं, इनमें कुछ कमजोरियां भी हैं। उनमें से एक क्लोज कॉम्बैट में वल्नरेबिलिटी है और लुइस इसका फायदा उठाने का इरादा रखता है। वह फे की तरफ दौड़ता है और उनके बीच की दूरी कम करने की कोशिश करता है ताकि अपने काउंटर अटैक के लिए जगह बना सके। बदकिस्मती से वह उसकी इंटेंशन पढ़ लेती है और उसकी तलवार पर मारती है। उसने फिर उसे बताया कि उसके परिवार की स्पीयर टेक्निक में कोई कमजोरी नहीं है। अचानक वह स्पीयर के साथ घूमती हुई घूमने लगती है और एक डेंजरस टॉर्नेडो बनाती है। फे का टैलेंट और स्किल ने स्पेक्टेटर्स को हैरान कर दिया और उनकी नजरों में लुइस का उसके सामने कोई मौका नहीं था। लेकिन लुइस एक स्टांस लेता है और अपनी सोर्ड नेट टेक्निक एक्टिवेट करता है।
फे के स्पीयर अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने की उम्मीद के साथ स्ट्राइक्स को पैरी करते हुए वह स्पीयर टेक्निक्स की एक और कमजोरी का फायदा उठाने लगता है, जो हाई स्टैमिना कंजम्पशन है। वह मेहनत से डिफेंड करता है और एक ओपनिंग का इंतजार करता है, लेकिन उसे अनजान उसकी तलवार में दरार पड़ने लगी है। तभी फे का स्टैमिना खत्म हो जाता है और वह स्पिरिट टॉर्नेडो के अंदर दिखाई देने लगती है। लुइस ये देखता है और तुरंत उस पर स्ट्राइक करता है। बदकिस्मती से उसकी तलवार ठीक उसके पास पहुंचने से पहले टूट जाती है। अपनी मूव को फेल होता देख वह तुरंत पीछे कूदता है काउंटर अटैक से बचने के लिए। हैरानी की बात यह है कि फे लुइस के स्किल और अपनी किस्मत को एक्नॉलेज करती है, क्योंकि उसके बिना वह उसके द्वारा तबाह हो जाती। साथ ही उसे पता है कि लुइस अभी भी कंट्रोल कर रहा है और उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन लुइस हमेशा पूरा जोर लगाने से पहले ऑब्जर्व करने का बहाना बनाता है। लेकिन वह कहता है कि उसने ऑब्जर्व करना खत्म कर दिया है और अब वह सीरियस होगा। लेकिन फे उसके टूटे हुए वेपन को लेकर चिंतित है। लुइस उसे यकीन दिलाता है कि वह इसके बिना बेहतर है, क्योंकि उसके फिस्ट्स ही उसके असली वेपन है। आईपी मैन की तरह लुइस अपना मार्शल आर्ट्स स्टांस लेता है, जबकि फे अपना वेपन तैयार करती है, स्ट्राइक करने के लिए रेडी। वह एक स्पिनिंग चार्ज टेक्निक के साथ आगे बढ़ती है और केन, जो कुछ देर से शांत था, लुइस को इसके बारे में वार्न करने के लिए चिल्लाता है। हैरानी की बात यह है कि लुइस स्पिनिंग स्पीयर को अपने बाएं हाथ से धीमे करता है, उसे अपने दाएं हाथ से फंसाने से पहले। आखिर में लुइस स्पिनिंग स्पीयर को अपने हाथों के बीच फंसा लेता है, जिससे फे और केन दोनों का मुंह खुला रह जाता है। साथ ही स्पेक्यूलेटर्स का भी मुंह खुला रह जाता है, लेकिन प्रिंसिपल अपना कूल मेंटेन कर पाता है। वह सीन को इंटेंटली देखता है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि लुइस ने अभी क्या किया था। इधर फे अभी हार नहीं मानती और अपनी स्पीयर वापस खींच लेती है। वह अपनी प्लेबुक में एक और टेक्निक ट्राई करती है और लुइस पर हर तरफ से अटैक करने का इल्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन घबराने के बजाय लुइस एक गहरी सांस लेता है और अपना मार्शल आर्ट्स स्टांस लेता है। अपनी हथेली से वह सभी अटैक्स को एक एक करके पैरी करता है, जब तक वह उन सभी को खुद से दूर नहीं कर देता। यह स्किल पहले कभी नहीं देखी गई थी, ना फे और ना ही प्रिंसिपल द्वारा। उसने फिर फे पर एक ठीक हिट लगाया और उसे हवा में उड़ा दिया। खुशकिस्मती से उसने अपनी स्पीयर जमीन में गाड़ दी, जिससे मोमेंटम धीमे धीमे रुक गया। रुकने के बाद उसने लुइस से उस टेक्निक के बारे में पूछा जो उसने अभी यूज की थी, और लुइस शांत लहजे में जवाब देता है कि यह मार्शल आर्ट्स में पैरी का एक रूप है। उसने फिर एक और राउंड के लिए उसकी तरफ कूदा और फे ने अपनी स्पीयर से तुरंत रिएक्ट किया। हैरानी की बात यह है कि उसके अटैक्स को लुइस आसानी से इवेड कर लेता है, जो उसके ठीक सामने लगता है और ठीक उसके सामने नहीं लगता है एक ही समय में। इससे तो केन भी सोचने लगता है कि क्या यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जबकि फे उसे हिट ना कर पाने पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। पता चला कि लुइस बटरफ्लाई स्टेप यूज कर रहा था, जो उसकी पिछली जिंदगी में एक लेजेंडरी बॉक्सर द्वारा बनाया गया एक एलिगेंट स्टेप है। इसमें अपने पैरों को तेजी से आगे पीछे मूव करना शामिल है, जो एक मुश्किल से पकड़ने वाला रिदम बनाता है। फे की स्पीयर टेक्निक को परफेक्ट काउंटर करते हुए जल्दी ही वह फे को एक मुश्किल जगह में फंसा लेता है और उसे उड़ा देता है। स्पेक्टेटर और प्रिंसिपल यह देखते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि लुइस शायद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक जीनियस है। यहाँ तक कि फे जमीन पर पड़ी, अपना पेट पकड़े हुए है, फिर भी वह हार मानने से इनकार करती है। उसने अपनी स्पीयर छोड़ दी और पूरी ताकत से लुइस की तरफ लपकती है, अपनी मुट्ठियां ऊपर किए हुए। लुइस दूसरी तरफ अपना गार्ड नीचे नहीं करता और तुरंत विंगचन स्टांस लेता है। जैसे ही फे एक क्रशिंग फिस्ट टेक्निक के साथ उसके पास आती है, लुइस तुरंत उसे ब्लॉक करता है, लेकिन इम्पैक्ट उसे एक टेक्निक से बहुत मिलता जुलता लगता है, जिसे वह इंच पावर के नाम से जानता है। लुइस मुस्कुराता है और उसकी रेजिलियंस की तारीफ करता है, लेकिन फे फ्लैटर्ड नहीं होती। वह कहती है कि डुराहान फैमिली सिर्फ स्पीयर के बारे में नहीं है। लुइस पर एक और क्रशिंग फिस्ट टेक्निक के साथ टकराने से पहले लुइस अपना स्टांस लेता है, इम्पैक्ट के लिए तैयार, और वह दोनों कंगफू एक्सपर्ट्स की तरह मुट्ठियां एक्सचेंज करने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि लुइस का एक्साइटमेंट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, क्योंकि एक ताकतवर ओपोनेंट से दिल खोलकर लड़ना ही उसने हमेशा इमेजिन किया था। जैसे ही फाइट तेज होती है, वह और मांगने लगता है और जल्दी ही उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और उसका दिल भी। वह फे की तरफ लपकता है, उसके शरीर से एक्सट्रीम किलिंग इंटेंट ऑरा निकल रही है। फे उसकी ऊंची फिगर को देखती है और उस नज़ारे से डर जाती है। जो वह देखती है वह एक डीमन है जिसके बड़े दांत हैं, मुंह खुला हुआ है, उसे निगलने के लिए तैयार। अचानक वह अपना शरीर लुइस के स्ट्राइक से बचने के लिए तेजी से मूव नहीं कर पाती है, लेकिन वह फिर भी उसके पंच को ब्लॉक कर पाती है। लेकिन इम्पैक्ट उसे एक ट्री से टकरा देता है। प्रिंसिपल भी लुइस से निकलने वाली अजीब ऑरा को नोटिस करता है और सोचता है कि यह क्या है। बचे हुए नोबल्स जिन्होंने फे को एक ट्री से टकराते हुए देखा, इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि एक कॉमनर ने एक ग्रेट फैमिली के नोबल को हरा दिया। वह बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अचानक एक अजीब फीलिंग आती है और इससे उनमें से एक को उल्टी आ जाती है। वह लड़का सोचता है कि उसे अचानक बीमार क्यों लगा, लेकिन लुइस और उसकी डिमोनिक ऑरा देखने के बाद सब कुछ समझ में आने लगा।
एक जला हुआ नोबल सीनियर शीत अपने इंजर्ड दोस्त ब्रायन के साथ दूर से ड्यूल देखता है और उन्हें मानना पड़ता है कि लुइस उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह रियलाइजेशन शीत को गुस्से से भर देता है क्योंकि कॉमनर को नॉकआउट करने का उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया है। ब्रायन फिर कंक्लूड करता है कि लुइस को हर हाल में खत्म करना होगा। पुरानी कहानी याद करते हुए उसे लगता है कि लुइस जैसे किसी को जिंदा छोड़ना बाद में एक प्रॉब्लम बन सकता है और लुइस की जिंदगी जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की उम्मीद करता है। इधर लुइस का रैम्पेज जारी रहता है जब वह सीधा फे पर लपकता है। जोर से हंसते हुए वह मेनियक उसे पीटता है और उसे हवा में उड़ा देता है, जिसकी वजह से वह फिर से खून थूकती है। उसके बाद वह हवा में ही उसके पास फ्लैश स्टेप्स करता है और उसे हेवी फिस्ट अटैक्स की सीरीज से जमीन पर पटकता है। फे मुश्किल से अपनी डिफेंसिव स्टांस बनाए रखती है और लगातार अटैक्स को झेलते हुए लुइस की ताकत में एक्सप्लोजिव इंक्रीज के बारे में सोचती है। उनके बीच के गैप को समझते हुए वह कंक्लूड करती है कि उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। तभी उसे लुइस की टेरिफाइंग फिस्ट ऑरा का सामना करना पड़ता है और उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है। आने वाले डूम को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए फे तुरंत अपनी मार्शल आर्केन टेक एक्टिवेट करती है, ब्लेज फिस्ट लुइस के स्ट्राइक को काउंटर करने की एक डेस्परेट कोशिश में। लेकिन लुइस का अटैक उसे ओवरवेल्म कर देता है और उसे फिर से हवा में उड़ा देता है, ट्रीज से टकराते हुए जब वह हवा में गिर रही होती है। अचानक लुइस अपनी होश में वापस आता है और रियलाइज करता है कि वह फिर से खुद को खो चुका था। वह अपने जले हुए हाथ को देखता है और मैजिक की नेचर पर रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन केन जल्दी से उससे चेक करने आता है कि क्या वह ठीक है। और अचानक शीत आगे बढ़ता है और जोर से लुइस के डिस्क्वालिफिकेशन का ऐलान करता है, यह कहते हुए कि उसका एम्बलम फाइट के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया था। उसने लुइस को तुरंत वहां से जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन केन आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि यह साफ तौर पर एक एक्सीडेंट था। शीत फिर रिवील करता है कि प्रिंसिपल ने सब कुछ देखा था और लुइस को तुरंत एग्जाम ग्राउंड से निकालने की डिमांड करता है। इससे पहले कि लुइस जवाब दे, फे बोलती है और उस नोबल्स कमबैक को रुकने को कहती है, लेकिन यह कि वह अभी भी होश में है लुइस को शॉक कर देता है। शीत उस पर कॉमनर की मदद करके चीट करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता है, लेकिन फे बिना किसी झिझक के उसे चुप करवा देती है। उसने फिर लुइस से फाइट के दौरान गलती से मैजिक यूज करने के लिए माफी मांगी और इस बात से केन हैरान रह जाता है, जिसने कभी नहीं सोचा था कि फे किसी से माफी मांगेगी। लेकिन लुइस भी पहले बजर्क होने के लिए माफी मांगता है, लेकिन फे उस बात को टाल देती है, यह कहते हुए कि ठीक है, क्योंकि लुइस ने उसे मैजिक यूज करने पर मजबूर किया। फे हार मान लेती है और उम्मीद करती है कि उन्हें एनरोलमेंट के बाद एक और मैच मिलेगा। तभी शीत उसकी बातों पर हंसी उड़ाता है, यह बताते हुए कि लुइस के पास सिर्फ 4 एम्बलम्स हैं। बिना घबराए फे अपने एम्बलम्स का स्टैश निकालती है और उन्हें लुइस को दे देती है, उसे हराने के इनाम के रूप में। इससे उसके कलेक्शन में 10 और जुड़ जाते हैं और फे रिकॉर्ड को फ्यूरियस नोबल सीनियर से वैलिडेट करती है। वह केन के साथ टीम बनाती है ताकि एग्जाम ग्राउंड्स में कमजोरों को निकाल सके और ये श्योर कर सके कि लुइस को डिस्क्वालीफाई करने के लिए किसी के पास काफी एम्बलम्स ना हो। केन, जो उसके साथ एक ही पेज पर है, उसके सुझाव को एक्सेप्ट करता है और वह तेजी से अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू करने के लिए निकल जाते हैं। जब वह जाते हैं, केन उसे टीज करता है क्योंकि उसे हमेशा लगा था कि वह सिर्फ ताकतवर है और दिमाग नहीं है, लेकिन वह और एम्बलम्स लेने में ज्यादा चिंतित है। थोड़ी देर बाद एक एग्जामिनर लुइस के पास आता है और उसे उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, उसे बाहर ले जाते हुए। शीत उम्मीद करता है कि वह उस कॉमनर को फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन ब्रायन कहता है कि लुइस फिर भी पास हो सकता है अगर फे का प्लान सक्सेसफुल हो। अचानक शीत को याद आता है कि एग्जाम के दौरान एक्सीडेंट से किसी एग्जामिनी का मर जाना अजीब नहीं है। ब्रायन उसे लुइस की जिंदगी खत्म करने के लिए ईरी प्लान्स बनाते हुए देखता है और सोचता है कि लुइस की असली आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि उसे पहले जो अनसेटलिंग सेंसेशन महसूस हुआ था उसकी वजह से। उस दिन बाद में लुइस एग्जामिनर को एम्बलम्स जमा करता है और रिफ्लेक्ट करता है कि मार्शल आर्ट्स अकेला मैजिक का मुकाबला नहीं कर सकता। वह एकेडमी में सीखने की उम्मीद करता है ताकि वह मैजिक और मार्शल आर्ट्स को फ्यूज कर सके। उस रात लुइस घर जाते हुए सोचता है कि अपनी माँ को अपने गंदे कपड़ों के बारे में कैसे समझाए, और वह एक शेडी इंसान के पास से गुजरता है। जब वह सोच रहा होता है, असैसिन उसे पीछे से चुपचाप आउट करने की कोशिश करता है। तुरंत रिएक्ट करते हुए लुइस एक पावरफुल बैक हील किक से काउंटर करता है, जो असैसिन को पीछे की तरफ उड़ा देता है। असैसिन सवाल करता है कि लुइस ने उसे कैसे नोटिस किया, और लुइस शांति से जवाब देता है कि उस पर खून की खुशबू छुपाना इम्पॉसिबल है। अचानक और असैसिन्स दिखाई देते हैं और उनका लीडर सोचता है कि लुइस अपनी जिंदगी खोने वाला होने के बावजूद भी इतना लेड बैक क्यों है। तीनों असैसिन्स लुइस को घेर लेते हैं और लुइस उनकी ताकत नोटिस करने के बाद पूरा जोर लगाने का फैसला करता है, लेकिन झाड़ियों में छुपी हुई ज्यादा ताकतवर प्रेजेंस उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। गुस्से में असैसिन लीडर लुइस को उनकी बैटल के दौरान डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए डांटता है और मैजिक से लपटे हुए एक डैगर के साथ उस पर चार्ज करता है, यह ऐलान करते हुए कि अगर वह ऐसा ही करता रहा तो वह जल्दी ही 6 फीट अंडर हो जाएगा। असैसिन लीडर के पूरी ताकत से उस पर सीधा चार्ज करते हुए
लुइस उसकी तरफ आते हुए रैपिड स्टैब अटैक्स को डॉज करता है। उसके बाद वह असैसिन का हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक कर काउंटर करता है, लेकिन ओपोनेंट तेजी से रिकवर होता है, पीछे हटता है और अपने साथियों से जुड़ने के लिए पीछे हट जाता है। उसने फिर लुइस की टॉप टियर एबिलिटीज पर मिली एक्यूरेट इंटेल को एक्नॉलेज किया, लेकिन लुइस सोचता है कि वह क्या बकवास कर रहा है। लुइस की हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल की तारीफ करने के बाद वह जोर से सोचता है कि लुइस मैजिक के खिलाफ कितना अच्छा करेगा। जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपनी कंपनी को मैजिक असॉल्ट शुरू करने का सिग्नल दिया। उसी पल तीनों असैसिन्स अपने क्रॉसबोज से लुइस पर विंड एरोस छोड़ते हैं। खुशकिस्मती से वह तेजी से रिएक्ट करता है और उन्हें डॉज करता है, फिर अपना ध्यान पास के ट्रीज की तरफ मोड़ता है जिन्हें लगा था। डैमेज को ऑब्जर्व करके वह विंड एरोस की डिस्ट्रक्टिव पावर का अनुमान लगाता है, यह जानते हुए कि उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लुइस एक गहरी सांस लेता है, एक ब्रीदिंग टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए जो उसके शरीर के अंदर की चियाई का यूज करके उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करती है और उसे एक्सप्लोजिव स्पीड देती है। उसने फिर उन पर चार्ज किया, लेकिन उनका लीडर उसके एफर्ट्स को खारिज करता है और विंड एरोस की एक और वेव का ऑर्डर देता है। लेकिन लुइस स्किलफुली शॉट्स को डॉज करता है और असैसिन्स जल्दी ही उसका ट्रैक खो देते हैं। उनकी हैरानी के लिए लुइस ऊपर से नीचे आता है और एक पावरफुल किक देता है जो लीडर को जमीन पर पटक देता है और ज्यादा विंड एरोस को इवेड करते हुए तुरंत पीछे हट जाता है। गुस्से में लीडर अपने आदमियों को लुइस को रोकने का ऑर्डर देता है और अचानक एक और असैसिन लुइस के पीछे दिखाई देता है और एक सरप्राइज चॉप किक लॉन्च करता है। लुइस खुशकिस्मती से स्टेल्थ अटैक को समय रहते परसीव कर लेता है और उसे ब्लॉक करता है। हालांकि इम्पैक्ट से उसकी बाहों में एक तेज झटका लगता है। वह जल्दी से रीग्रुप होता है और नए दुश्मन को घूरता है, जिसे वह एक ज्यादा सीरियस थ्रेट मानता है। इससे पहले कि लुइस और रिएक्ट कर पाता, उसे एहसास होता है कि वह लोगों के एक ग्रुप से घिर चुका है और हर डायरेक्शन से आती हुई विंड एरोस को इवेड करने में स्ट्रगल करता है। लगातार अटैक से बचने में असमर्थ लुइस को हिट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। असैसिन्स चेन की सांस लेते हैं और कमेंट करते हैं कि एक कॉमनर के लिए इतनी देर तक टिकना कितना इंप्रेसिव था। उनमें से एक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लुइस अचानक झटके से दूर हो जाता है और तुरंत उन्हें आउट कर देता है। उसने फिर लड़के का क्रॉसबो पकड़ा और दूसरे असैसिन्स पर विंड एरोस फायर किए। 2 असैसिन्स आउट हो जाते हैं, लेकिन ताकतवर वाला शॉट को आसानी से पैरी कर लेता है। यह रियलाइज करते हुए कि लुइस बेहोश होने का नाटक कर रहा था, वह उसकी इंप्रेसिव फीट की तारीफ करता है। लुइस फिर पूछता है कि उसने अपने अंडरलिंग्स को खोने के बाद भी मूव क्यों नहीं किया, लेकिन शेडी ड्यूड को कमजोरों की परवाह नहीं है। तभी लुइस उस पर और विंड एरोस छोड़ता है, लेकिन उसकी इवेसिव स्किल्स बिल्कुल अलग लेवल की हैं। वह लुइस पर लपकता है और हवा में ही एक मैजिक हैमर बनाता है। जब वह अटैक करता है, वह मानता है कि वह लुइस को एक डिसाइपल के रूप में लेना चाहता था, लेकिन उसके एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स उसे कोई ऑप्शन नहीं देते। लुइस हैवी अटैक को अपने शरीर से झेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे उड़ा देता है। अभी भी हवा में ओपोनेंट उसके साइड में फ्लैश स्टेप्स करता है और रिवील करता है कि लुइस की एबिलिटी शायद एक अप्रेंटिस से ज्यादा हो, लेकिन यह हायर रैंक्ड फाइटर का सामना करने के लिए काफी नहीं है। उसके बाद उसने फिर से मैजिक हैमर समन किया और लुइस को तुरंत जमीन पर पटक दिया। उसे रिकवर होने का समय दिए बिना असैसिन अपना असॉल्ट जारी रखता है, मैजिक अटैक्स की लहरें छोड़े हुए। जब धुआं आखिरकार छंटता है, असैसिन हैरान है कि लुइस अभी भी जिंदा है, लेकिन वह जिद्दी लड़का अपनी इंजरीज के बावजूद डिफेंसिव स्टांस में खड़ा है। साफ तौर पर दर्द में लुइस ऐलान करता है कि वह यहीं खत्म नहीं होगा, लेकिन असैसिन कुछ और सोचता है। साथ ही वह दावा करता है कि कोई भी लुइस को आने वाले डूम से बचा नहीं सकता जब वह एक और मैजिक हैमर मटेरियलाइजेस करता है। हिलने में असमर्थ लुई घबरा जाता है जब वह दुश्मन को घूरता है, उसे रेनबो ब्रिज पर भेजते हुए। असैसिन अपनी मार्शल आर्केन स्किल, जिसे सेलेस्टियल हैमर के नाम से जाना जाता है, उससे अटैक करता है और उस पल लुइस की जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है। उसे मैजिक सीखने और ऑर्फनेज में अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने का अपना एम याद आता है। रिपरकशंस की परवाह किए बिना वह अपनी किस्मत बदलने का फैसला करता है और उसके आसपास की ऑरा तुरंत बदल जाती है। वह अपनी मिस्टीरियस पावर से काउंटर करता है और यह असैसिन के अटैक को रोके रखती है। हैरानी की बात यह है कि टक्कर और पावर स्ट्रगल से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। कुछ पल बाद लुइस जमीन पर लेटा हुआ खांसता है और असैसिन जोर से सोचता है कि उसे अजीब तरह से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह ये रियलाइज करते हुए कि लुइस को टारगेट क्यों किया जा रहा है। वह अपनी मैजिक हैमर फिर से उठाता है, उसे खत्म करने के लिए तैयार है, जिसे वह अब एक मॉन्स्टर मानता है। अचानक एक कमांडिंग वॉइस असैसिन को रुकने का ऑर्डर देती है और एक वायलेंट विंड वॉर्टेक्स उसे जल्दी से रोकता है, इससे पहले कि वह लुइस को फिश फूड बना दे। जब वह पीछे हटता है और विंड वॉर्टिसिस तुरंत उसे उसकी जगह पर फंसा लेते हैं और उसे ओवरवेलमिंग प्रेशर से कुचल देते हैं। बचने में असमर्थ असैसिन दर्द में चिल्लाता है जब मैजिक उसके शरीर को पूरी तरह रिस्ट्रेन कर देती है। इवेंट्स के अचानक बदलाव से कंफ्यूज होकर लुइस सोचता है कि क्या हो रहा है।
और अचानक प्रिंसिपल अरोनियन आता है और उसके रैम्पेज को सप्रेस करने के लिए उसकी तारीफ करता है। उसने लुइस को पीने के लिए एक मैजिक पोशन दी और अपनी तेज नज़र एग्जॉस्टेड असैसिन की तरफ मोड़ दी। उसने फिर इंट्रूडर से पूछताछ की, उसके एम्प्लॉयर का नाम मांगते हुए। असैसिन रियलाइज करता है कि वह एक ग्रैंड मास्टर है और दावा करता है कि वह लुइस को उसके आने वाले डूम से बचा नहीं पाएगा। वह जोर से हंसता है और दावा करता है कि यह तो बस शुरुआत है उसके खुद को उड़ाने से पहले। डिस्टर्बिंग इंसिडेंट देखकर प्रिंसिपल अरोनियन सोचता है कि क्या असैसिन्स गिल्ड इन्वॉल्व्ड है और फिर उम्मीद करता है कि वह ज्यादा सोच रहा है। इधर लुइस पोशन के इफेक्ट्स को नोटिस करता है और उसकी हीलिंग पावर से हैरान है क्योंकि इसने उसकी फ्रैक्चर्ड बोन्स को भी पूरी तरह ठीक कर दिया है। उसने फिर प्रिंसिपल अरोनियन से पूछा कि क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वह वहां था और जोर से सोचता है कि वह हमेशा उसे बचाने के लिए ठीक समय पर क्यों आता है। प्रिंसिपल ने डिस्कशन को तब के लिए सेव करने का फैसला किया जब वह उसके घर पहुंचेंगे और लुइस तुरंत घबराने लगता है क्योंकि देर हो चुकी है और उसकी मां चिंतित होगी। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वह घर की तरफ दौड़ता है, जबकि प्रिंसिपल अरोनियन काइली नाम के एक मिस्टीरियस क्रीचर को समन करता है। उसे क्लीनिंग अप ड्यूटीज का काम देता है। कैंड्रिया एम्पायर के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित मैंटिला टाउन में कहीं और दो नोबलमैन लसिएला के सामने आ जाते हैं। रिपेयर्ड मिलस्टोन का बहाना बनाकर वह उसे परेशान करते हैं जब वह बच्चों का इंतजार कर रही होती है। लसिएला शांति से समझाती है कि वह सिर्फ इंतजार कर रही है, लेकिन नोबलमैन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं और उसे अटैक करने के बुरे इरादे से आगे बढ़ते रहते हैं। खुशकिस्मती से लुइस ठीक समय पर पहुंच जाता है उन क्रैकहेड्स को रोकने के लिए। लसिएला उसके वापस आने का जश्न मनाती है, लेकिन उसकी रफ स्टेट देखकर हैरान रह जाती है। लुइस पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह ज्यादा चिंतित है उसके फटे हुए कपड़ों और उन पर लगे खून के बारे में। जब लुइस उसकी चिंता दूर करने के लिए बहाने बनाने की कोशिश करता है, वह नोबलमैन उसे अपने लॉर्ड और फाइटर जॉर्ज की धमकी देते हैं। उनकी हैरानी के लिए प्रिंसिपल अरोनियन हवा में ही आ जाते हैं और नीचे आते हुए वह गलतफहमी को ठीक करते हैं। उसने फिर अपना परिचय दिया और उन स्कमबैग्स पर दबाव डालते हैं जाने के लिए। यह देखकर कि वह एक असली ग्रैंड मास्टर है, नोबलमैन झुकते हैं और वहां से चले जाते हैं। प्रिंसिपल अरोनियन फिर लसिएला की तरफ मुड़ता है और रिवील करता है कि उन्हें बात करनी है। कुछ देर बाद लसिएला उसे अपने घर में ले जाती है, लेकिन वह उस मिलस्टोन को नोटिस करता है जिसके बारे में वह स्कमबैग्स पहले शिकायत कर रहे थे। वह सोचता है कि यह बिना मैजिक के ऑटोमेटिकली कैसे काम करता है और करीब से देखने पर रियलाइज करता है कि ऐसी चीजें हर जगह हैं। लसिएला उसे कुछ फ्रूट्स ऑफर करती है और सारा क्रेडिट लुइस को देती है, जिसकी क्रिएशंस ने उनकी जिंदगी आसान बना दी है। उसने फिर पूछा कि क्या लुइस ने कोई क्राइम किया है जिससे प्रिंसिपल का विजिट वारंट हो, लेकिन प्रिंसिपल अरोनियन रिवील करता है कि बात उल्टा है। इसके अलावा उसने एम्फसाइज किया कि लुइस कितना टैलेंटेड है, जो उसने सिर्फ गाया स्क्रिप्चर्स में देखा है। पिछले समय में मॉन्स्टर्स के अत्याचारी राज के दौरान एक जीनियस जिसे देवी ने गाइड किया था इंसानों में से उभरा। उसने एलिमेंट्स के एसेंस को समझकर मार्शल आर्केन बनाया और 5 साल बाद उसने अपने साथियों के साथ मॉन्स्टर्स को हराया और इंसानियत को डूम से बचाया। उसके बाद वह दिन लिबरेशन डे के रूप में जाना और मनाया जाने लगा और उस लड़के को गायस स्क्रिप्चर्स में पहला हीरो कहा जाता है। जब लसिएला उस एलिजेडली सेवियर की तारीफ करती है, लुइस कहता है कि यह फोल्क लेजेंड्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, लेकिन प्रिंसिपल अरोनियन इंसिस्ट करता है कि एक है। लेकिन वह रिवील करता है कि पहले हीरो के ब्लैक हेयर और आईज थे, जो इंसानियत के टॉप ऑफिशियल्स को पता एक राज है। जाहिरन उसके दिल में जो पागलपन था उसने उसे ओवरवेल्म कर दिया और उसने एक गंभीर पाप किया जिसके लिए उसे इतिहास से मिटा देना जरूरी था। यह रेवलेशन लुइस को हैरान कर देता है, जो सोचता है कि क्या उसमें भी यह इनर मैडनेस है। प्रिंसिपल अरोनियन जोड़ता है कि हर देश ब्लैक हेयर और आईज वाले लोगों को एलिमिनेट करता है किसी भी गड़बड़ से बचने के लिए। उसने फिर लुइस को अपने बाल डाई करने के लिए कन्फ्रंट किया और लसिएला तुरंत ब्लेम लेती है, उसकी मासूम वजह रिवील करते हुए कि उसने उसे ऐसा क्यों करवाया। वह लुइस के गुड पर्क्स गिनना शुरू करती है, लेकिन लुइस उसे रोकता है, ये कहते हुए कि प्रिंसिपल के दूसरे इरादे हैं। क्योंकि ग्रैंड मास्टर उसे मारना चाहता था तो मार सकता था। प्रभावित होकर प्रिंसिपल एरोनियन उसकी दूरदर्शिता की तारीफ करता है, जो उसकी उम्र के हिसाब से उल्लेखनीय है, और अनुमान लगाता है कि उस लड़के ने अपने अंदर के पागलपन को काबू कर लिया है। उनकी हैरानी के लिए प्रिंसिपल लुइस को नया हीरो मानता है, यहाँ तक कि शांतिपूर्ण युग में भी। जब वह टेलीकिनेसिस से एक फल पकड़ता है, वह उस अंधेरे के बारे में बात करता है जो हमेशा नीचे छिपा रहता है, और अपनी क्षमता देखने के बाद लुइस को सही रास्ते पर गाइड करने का फैसला करता है। उसने अचानक लुइस पर फल फेंका और वह शांत लड़का उसे आसानी से पकड़ लेता है। उसके बाद प्रिंसिपल एरोनियन कहते हैं कि लुइस ने फे और केन के प्रयासों की वजह से टेस्ट पास कर लिया, जिन्होंने दूसरे परीक्षार्थियों को फेल कर दिया। उसके बाद उसने लुइस से एकेडमी में अपना शिष्य बनने को कहा, लेकिन लुइस उत्सुकता से पूछता है कि अगर वह बाद में बेरहम हो गया तो प्रिंसिपल क्या करेगा। तुरंत लुइस के हाथ में रखा फल अनुशासन में कट जाता है और इससे वह शॉक हो जाता है। बर्फ की तरह ठंडे एरोनियन जवाब देते हैं कि जब ऐसा होगा तो वह उसे पर्सनली क्रिएटर के पास भेज देंगे।
अगली सुबह यार्ड में काम करते हुए लुइस के पालक भाई बहनों में से एक उसका मुकाबला करता है कि उसे प्रिंसिपल एरोनियन से पर्सनल इनविटेशन मिला है, लेकिन लुइस उसे एक चेतावनी भी देता है। वह भाई बहन एकेडमी की फीस के बारे में बकवास करता रहता है, जबकि लुइस महान हीरो के साथ अपने कनेक्शन के बारे में सोचता है। उसे प्रिंसिपल की बातें याद आती हैं और वह सोचता है कि क्या वह उन पर सच में भरोसा कर सकता है। प्रिंसिपल एरोनियन के पिछली रात जाने से पहले लुइस ने उससे अकेले में पूछा था कि उसने लासिएला को सब कुछ क्यों बताया, उसे परेशान करते हुए। उसने कहा कि अनजानपंती उसे एक बोझ बना देगी, लेकिन लुइस ऐसा नहीं सोचता था। प्रिंसिपल एरोनियन ने फिर कहा कि उसे जानना जरूरी था, क्योंकि अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती तो उसके परिवार खतरे में पड़ जाता। उसके उड़ने से पहले उसने लुइस को ताकतवर बनने को कहा, क्योंकि यह उसके ट्रायल्स की बस शुरुआत थी। याद करने के बाद लुइस कंफर्म करता है कि प्रिंसिपल एरोनियन सही है और एकेडमी में और ताकतवर बनने का फैसला करता है। कुछ पल बाद उसके छोटे भाई बहन उसे विदाई कहते हैं और उसकी बहन लाना उसकी बाहों में कूद जाती है, रोई आंखों से। वह पूछती है कि क्या वह रेगुलर विजिट करेगा और उसे पिंकी प्रॉमिस करवाती है कि वह लंबी छुट्टियों में विजिट करेगा। उसके बाद एक बड़ा भाई लुइस को नोबल के बटलर के उसे बुलाने के बारे में इन्फॉर्म करता है। जल्दी ही लुइस बटलर से मिलने जाता है, जो तुरंत उसकी पहचान कंफर्म करता है और फिर एक इनविटेशन देता है, अपना इंट्रोडक्शन औरंग का फैमिली के बटलर के रूप में देते हुए। केन का इनविटेशन देखकर लुइस उसकी दोस्ती मजबूत करने की नीयत का अंदाजा लगाता है और उसके साथ खेलने का फैसला करता है। बटलर उसे गाड़ी में ले जाता है और उनकी यात्रा शुरू होती है। उस दिन बाद में वह हरजन टाउन में तैनात है और जैसे ही लुइस गाड़ी से उतरता है, बटलर उसे औरंग का फैमिली के बारे में ब्रीफ करता है। ग्रेट फैमिली के बड़े मैंशन को देखकर लुइस का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन केन उसे स्वागत करने के लिए बाहर दौड़ता है। केन दोहराता है कि वह अब क्लासमेट्स हैं और लुइस कहता है कि यह फाइनल एग्जाम में उसके एफर्ट्स की वजह से है। उसने फे की मदद को भी एक्नॉलेज किया और उनकी पहले वाली बेट को टाल देने का फैसला किया, लेकिन केन कहता है कि वह वैसे भी पास हो जाता क्योंकि उसके पास फे का सील ऑफ अप्रूवल है। उसने फिर लुइस को अपना स्पारिंग पार्टनर बनाने का इंटेंशन रिवील किया, साथ ही उसे एकेडमी और मैजिक के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन भी देते हुए। तभी केन की मां आती है और उसे एक गंदे कॉमनर को अपने घर में लाने के लिए कन्फ्रंट करती है। केन कहता है कि लुइस उसका दोस्त है, लेकिन वह उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और लुइस से पूछती है कि उसके बेटे के पास आने के उसके क्या इरादे हैं। कॉमनर के साथ एक ही हवा में सांस लेने से घिन आती हुई उसने एक गोल्ड रिंग निकाली, जिसकी कीमत दर्जनों गोल्ड कॉइन्स थी, और उस पर फेंक दी। उसने फिर उसे वहां से चले जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन केन यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब वह लुइस से माफी मांगने के लिए मुड़ता है, वह उसे रिंग उठाते हुए देखता है। लुइस रिवील करता है कि उसने उसके बेटे की एबिलिटी को कैसे एक्नॉलेज किया और उसके साथ दोस्त बना। उसने फिर पूछा कि क्या वह केन की बातों को गोल्ड रिंग के बराबर कम कीमत का मानती है, और इस बात से वह तुरंत गुस्से में आ जाती है, उसे गुस्से से घूरते हुए। उसने किसी को उसे बाहर फेंकने का ऑर्डर दिया और बटलर्स तुरंत उसकी बात मानने के लिए जमा हो जाते हैं। लेकिन केन अपनी मां को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि लुइस ने फे को हराया, लेकिन वह इस बेकार स्टेटमेंट पर यकीन नहीं करती। लुइस इस बात को अफर्म करता है और ऐलान करता है कि केन उसके आसपास रहकर और ताकतवर बन सकता है। उसकी एरोगेंस केन की मां को गुस्सा दिला देती है, लेकिन उसी पल मैंशन का दरवाजा खुलता है और एक तेज हवा बटलर्स को रास्ते से हटा देती है। केन के पिता विलियम अंदर आते हैं और लुइस की कॉन्फिडेंट घोषणा को दोहराते हैं। केन की मां घबरा जाती है और जल्दी से उसे अपील करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके पास से गुजर जाते हैं। केन अपने पिता को ग्रीट करने के लिए झुकता है और लुइस भी उसे ग्रीट करता है, अपना परिचय देते हुए, जब वह उसकी इनक्रेडिबल ऑरा के बारे में सोचता है जो प्रिंसिपल एरोनियन के बराबर है। विलियम केन से पूछता है कि क्या यह सच है, और वह रिवील करता है कि लुइस उससे ज्यादा ताकतवर है। इंट्रीग्ड होकर विलियम लुइस से इसे प्रूव करने को कहता है और तुरंत अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करता है, जो एक भयानक टाइगर का रूप लेती है। इससे पहले कि लुइस रिएक्ट कर पाता, वह भयानक ऑरा तेजी से उसकी छाती में अपने दांत गाड़ देती है और लुइस को जल्दी ही एहसास होता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। तभी लुइस घबरा जाता है जब वह कंक्लूड करता है कि विलियम सच में उसकी जिंदगी खत्म करने का इरादा रखता है। उसी पल विलियम सचमुच उस पर गुस्से से घूरता है और उसकी विल पावर लुइस की रूह में एक छेद कर देती है। अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए लुइस रियलाइज करता है कि ग्रैंड मास्टर की विल पावर कितनी टेरिफाइंग है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार मॉन्स्टर हंटिंग की वजह से उसने किलिंग इंटेंट के प्रति एक रेजिस्टेंस बना ली है। जोश में लगते हुए उसकी रूह में बना छेद उसके जलते हुए हौसले और विल पावर के साथ रिकवर होने लगता है। उसकी रूह में आग फट पड़ती है और विलियम की हैरानी के लिए यह एक ड्रैगन का रूप लेती है। विल पावर्स का टकराव शुरू होता है और वह दोनों कुछ देर तक टकराते हैं। जब धुआं छंटता है, केन लुइस को जल्दी से चेक करता है और उससे बैटल ऑफ विल्स हारने के बाद खड़ा होने में मदद करता है। उसके बाद विलियम लुइस से पूछता है कि वह ताकत क्यों चाहता है, और लुइस कहता है कि अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिना कोई चेहरे पर इमोशन दिखाए। विलियम जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन केन को उसकी कमजोर विल पावर के लिए डांटता है और उसे लुइस से कुछ सीखने को कहता है।
इस डेवलपमेंट से नाखुश केन की मां विलियम से उसके फैसले के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी राय को ठंडे तरीके से रिजेक्ट कर देता है। रिलैक्स होकर केन फिर लुइस को तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाने का फैसला करता है। अरंका फैमिली के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर केन अपने पेरेंट्स की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन लुइस कहता है कि ठीक है। उसने फिर बताया कि विलियम कितना एक्सट्रीम था और केन की चिंता दूर करने की कोशिश करता है उसकी एबिलिटी को एक्नॉलेज करके। लेकिन केन कहता है कि लुइस ओरांका फैमिली का बेटा बनने के लिए कहीं ज्यादा सूटेबल है। लेकिन लुइस पूरे इंसिडेंट को विलियम के उसे केन के लिए टेस्ट करने के रूप में देखता है। वह जोर से सोचता है कि क्या यह विलियम का प्यार दिखाने का तरीका है, और उसकी बातें केन को पिछली यादों में ले जाती हैं। अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए केन जब छोटा था तो उसे मैंशन से बाहर निकलने का ज्यादा मौका नहीं मिला और उसके पास सिर्फ खाना, सोना और ट्रेनिंग करने की यादें थीं। जाहिरन विलियम उसे अपने दादा की तरह एक ग्रेट सेज बनाना चाहता है। केन को जल्दी ही एहसास होता है कि वह हमेशा अपने पिता का एक्नॉलेजमेंट चाहता था, लेकिन रास्ते में मैंशन एक जेल बन गया, जबकि उसका स्टेटस और टैलेंट्स ने उसे बांध दिया। वह लड़का हमेशा बाहर और आजादी के लिए तरसता था, जैसे पक्षी पूरे कॉन्टिनेंट में उड़ते हैं। बदकिस्मती से वह एक ऐसी दुनिया के लिए बहुत कमजोर है जहां सिर्फ ताकत मैटर करती है। जब वह इन्वेंट्री में एक रेपियर उठाता है, वह नोट करता है कि अपने ब्लो को घुमाना इन जंजीरों को तोड़ने का एक ही तरीका है। उसके बाद केन डिस्क्लोज करता है कि उसके पिता भी एकेडमी के ग्रेजुएट हैं और फैसला करता है कि ताकतवर बनेगा ताकि उसे आजादी से जीने की परमिशन मिल सके। केन फिर लुइस की तरफ मुड़ता है, उसे ताकतवर बनाने के लिए उस पर भरोसा करते हुए, और दोनों दोस्त अपना स्पार शुरू करते हैं। इधर विलियम ड्यूओ को दूर से देखता है और अपने बटलर से उसकी इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट्स के बारे में पूछता है। बटलर उसे बताता है कि लुइस ऑर्डिनरी नहीं है। एग्जाम के दौरान उसके एक्सप्लॉइट्स को सुनाते हुए, उसके फे को हराने और प्रिंसिपल अरोनियन की मदद कई मौकों पर हासिल करने के बारे में सुनने के बाद विलियम कंक्लूड करता है कि लुइस एक ट्रबल मेकर है। बटलर फिर पूछता है कि उसने लुइस को फिर भी अंदर क्यों आने दिया, और विलियम समझाता है कि लोग चैलेंजेस के साथ अपनी स्किल्स को तेज करते हैं और इन मुश्किलों को ओवरकम करने के बाद बढ़ते हैं। अपनी इंट्यूशन से उसे लगता है कि लुइस सच में केन को ताकतवर बनाने में मदद कर सकता है। इधर लुइस, जो बिना किसी वेपन के लड़ रहा है, केन को पीछे किक करता है। केन रिकवर होता है और विंड लंज नाम की एक मार्शल आर्केन स्किल एक्टिवेट करता है। वह लुइस पर विंड मैजिक से बूस्ट किए हुए एक तेज स्टैब अटैक के साथ चार्ज करता है। बदकिस्मती से वह लुइस की मुट्ठी में टकरा जाता है, ऑलमोस्ट उसका खूबसूरत चेहरा खराब कर देता है और बाउट हार जाता है। उसके बाद लुइस स्किल को एक्नॉलेज करता है, लेकिन उसके डिमेरिट्स बताता है। पॉइंटर्स मिलने के बाद केन फिर समझ जाता है कि फे लुइस को क्यों नहीं हरा पाई, लेकिन सोचता है कि लुइस उसके चेहरे को क्यों घूर रहा है। लुइस उससे रेपियर लेता है और पूछता है कि क्या उसे कभी लगा कि उसके फाइटिंग स्टाइल में कुछ गड़बड़ है। उसका मतलब समझ ना पाते हुए केन रिवील करता है कि वह अरंका फैमिली की टेक्निक्स यूज कर रहा है जो फैमिली में पास डाउन की जाती है, और उन्होंने उसके पिता और दादा को ताकतवर बनाया। लुइस उसे दूसरे रास्ते बताता है और केन सोचता है कि क्या यह रास्ता उसके पूर्वजों से अलग है। तभी लुइस रेपियर को इन्वेंट्री में वापस रख देता है। केन को एक डैगर दिखाता है और उसे अपने पिता को सरप्राइज करने के लिए प्लान्स बनाने को बुलाता है। अचानक दोनों हैरानी से विलियम पर डैगर्स के साथ लपकते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले लुइस केन को मार्शल आर्ट्स में स्पीड की इंपॉर्टेंस पर लेक्चर देने के लिए एक पल रुकता है। एकेडमी एग्जाम के दौरान स्लाइम टेस्ट का जिक्र करते हुए उसने समझाया कि स्पीड सिर्फ मूवमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि रिएक्शन टाइम के बारे में भी है, और तेज फैसले लेने की एबिलिटी के बारे में भी। कोइंसिडेंटली केन की नेचुरल स्पीड उसके विंड एट्रीब्यूट के साथ अच्छी तरह से मिलती है, लेकिन थ्रस्टिंग वेपन्स यूज करने की मुश्किल हाई है। लुइस केन को 2 डैगर्स देता है और उसे कहता है कि जो उसके पिता और दादा के लिए काम किया वह जरूरी नहीं कि उसके लिए भी काम करे। उसने फिर अनुमान लगाया कि यही वजह है कि विलियम ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचने के बाद बढ़ना बंद हो गया और केन से अपने टैलेंट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट स्टाइल में बदलने को कहा। लुइस पूछता है कि क्या वह इसके लिए तैयार है, लेकिन वह लड़का आजादी हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लुइस उसकी डिटर्मिनेशन को एक्नॉलेज करता है और जल्दी से समझाता है कि नया कॉम्बैट स्टाइल कैसे काम करता है। उसके बाद वह विलियम्स पर अटैक करने और केन की एबिलिटी और डिटर्मिनेशन को अनवेल करने के प्लान्स बनाते हैं। कुछ देर बाद वह विलियम पर चार्ज करते हैं और केन तुरंत अपना विंड मैजिक सपोर्ट स्पेल एक्सेलरेट एक्टिवेट करता है। स्पेल उनकी स्पीड को बूस्ट करता है, जिससे वह दूरी तेजी से कम कर पाते हैं। मूवमेंट का अचानक बर्स्ट बटलर को चिंतित कर देता है, लेकिन विलियम शांति से उसे रोकता है और केन के अटैक को आसानी से डॉज करता है। उसके बाद लुइस उसके साइड में फ्लैश स्टेप्स करता है और स्लैशेस की एक लहर छोड़ी, लेकिन विलियम उन्हें आसानी से डॉज कर जाता है। इसके साथ लुइस डैगर्स को सबसे तेज वेपन्स मानता है और फिर उन्हें कॉम्बैट टेक्निक्स के साथ कंबाइन करने का फैसला करता है। तभी लुइस अपना मार्शल आर्ट बटरफ्लाई स्टेप यूज करता है अपने ओपोनेंट को अपनी एक्सप्लोजिव स्पीड से शॉक करने की उम्मीद के साथ। यह स्किल विलियम को थोड़ा हैरान करती है, लेकिन वह फिर भी अटैक्स की लहर को डॉज करता रहता है।
केन भी उसके पीछे पीछे चलता है और अपनी एरियल स्किल का यूज करके खुद को बूस्ट करता है। केओस के बीच उसने अचानक रियलाइज किया कि उसका शरीर बहुत हल्का लग रहा है और इससे उसे आजादी का एक एहसास मिलता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह देखकर कि वह वेपन्स के साथ कितना कंपैटिबल है, उसने अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स और विंड मैजिक को फ्यूज करने का फैसला किया। जैसे ही केन उन्हें फ्यूज करता है, यह विलियम का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और इसका नजारा उसे शॉक कर देता है। केन अपने नए मार्शल वे को एक्सेप्ट करता है और एक हिट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कर पाता, विलियम एक मैसिव आउटबर्स्ट रिलीज करता है जो उन पेस्की लैड्स को पीछे धकेल देता है और वह गुस्से से केन से पूछता है कि क्या वह अपनी इच्छा शक्ति को प्रूव करने के लिए क्लैन की टेक्निक्स को छोड़ रहा है। ड्यूओ ग्रुप और लुइस तुरंत केन को एक्सेलरेट फिर से यूज करने को कहता है। बिना झिझक के केन लुइस का कंधा पकड़ता है और तुरंत स्पेल एक्टिवेट करता है और ड्यूओ पूरी ताकत से असॉल्ट जारी रखते हैं। विलियम उनके सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स को देखता है, लेकिन उसकी इवेसिव स्किल्स बिल्कुल अलग लेवल की हैं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी ऑरा केन के एक ब्लेड पर ले ली, लेकिन केन अपने पिता की पकड़ से छूट जाता है और फिर से पीछे हट जाता है। इस बात से विलियम गुस्से में आ जाता है, जो उसे तुरंत एक कावर्ड कहता है। लेकिन केन को लुइस के पहले के लेक्चर्स याद आते हैं पीछे हटने के मेरिट्स के बारे में। वह जल्दी ही अपना पैर जमाता है और अपने पिता को फिर से कन्फ्रंट करता है, लेकिन केन फिर से टॉर्नेडो स्पेल यूज करके डॉज करता है और लुइस के साथ रीग्रुप होता है। डुओ उस पर पीछे से चार्ज करते हैं, पूरी ताकत से चिल्लाते हुए यह उम्मीद करते हुए कि उनका अगला अटैक लगेगा। पहले लुइस ने केन को बेसबॉल टेक्निक, जिसे चेंजअप के नाम से जाना जाता है, सिखाई थी। उसने दिखाया कि स्पीड बदलना ओपोनेंट्स को कैसे धोखा दे सकता है, यहाँ तक कि धीमी मूवमेंट्स को भी डेंजरस बना देता है। उसने समझाया कि जब सही तरीके से यूज किया जाता है तो यह दुश्मन की टाइमिंग को डिस्टर्ब करता है और उनकी रिएक्शन को डिले करता है। अगर एक ओपोनेंट एक पल के लिए भी झिझकता है तो उस डिले का फायदा उठाया जा सकता है। अब डिओ इस टेक्निक को प्रैक्टिस में लाते हैं, विलियम को अनप्रिडिक्टेबल स्पीड वेरिएशंस के थ्रू ओवरवेल्म करने की कोशिश करते हुए। विलियम आराम से उनके अटैक्स को डॉज करता है, धीमी अटैक्स को अपने खिलाफ कुछ नहीं मानता। लेकिन कुछ देर बाद केन का डिलेड अटैक उसे सरप्राइज करता है। ब्लेड विलियम के कंधे पर लगती है, उसके फर को डैमेज करते हुए। सक्सेसफुल हिट लड़कों को एक्साइट करती है और वह लगातार अटैक्स जारी रखते हैं। लेकिन उनकी हैरानी के लिए विलियम कहता है कि बस हो गया। उसने केन को अपने परिवार का नाम बदनाम न करने का ऑर्डर दिया और फिर ट्रेनिंग ग्राउंड से चले जाते हैं। केन, जो उसे अपने पिता की अप्रूवल मानता है, उससे खुश होकर कमांड को एक्सेप्ट करता है और लुइस के साथ सेलिब्रेट करता है जब विलियम बटलर के साथ वहां से चले जाते हैं। जब वह चले जाते हैं, विलियम उन दोनों द्वारा यूज की गई टेक्निक्स पर रिफ्लेक्ट करता है। हिट और रिट्रीट टैक्टिक्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं और स्ट्रेटेजिक विड्रॉल का आइडिया उसे इंटरेस्टिंग लगने लगता है। उसने एक डैगर मटेरियलाइज किया, ये रियलाइज करते हुए कि उसने बच्चों से कुछ नया सीखा है। इधर लुइस ग्रैंडमास्टर से लड़ने का मौका मिस करने लगता है, लेकिन केन अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा एहसास एंजॉय कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसे पहली बार एक्नॉलेज किया और उसने लुइस को इस बात को सच करने के लिए एक प्रेजेंट देने का फैसला किया। बाद में अरांकस फैमिली लाइब्रेरी में किताबों की शेर संख्या लुइस को हैरान कर देती है, लेकिन केन एक बॉक्स के साथ उसके पास आता है जिसमें रिवॉर्ड्स थे और उसे अपना रास्ता जल्दी ढूंढने में मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। बॉक्स के कंटेंट लुइस को हैरान कर देते हैं क्योंकि वह बहुत वैल्यूएबल है। अंदर बहुत वैल्यूएबल बुक्स हैं जिसमें अकेडमी के रेफरेंसेस और रेयर मैजिक टेक्स्ट्स शामिल हैं जो कॉमनर्स शायद ही कभी देखते हैं। ये उम्मीद करते हुए कि बुक्स उसकी मदद करेंगी, केन उसे वह बुक्स देता है जो बेसिक माना थ्योरी और माना एट्रीब्यूट थ्योरी सिखाते हैं, लेकिन फिर उसे मैजिक और मार्शल आर्ट्स में डिविजन्स के बारे में कुछ टिप्स भी देता है। इसके अलावा केन लुइस को मैजिक अवेकनिंग रिचुअल के बारे में लेक्चर देता है, जो एक रिचुअल है जिसे सभी नए स्टूडेंट्स को अंडरगो करना होता है। जाहिरन ये एक रिचुअल है जहां गाया की मूर्ति के थ्रू एलिमेंट्स को सेंस किया जाता है और यह चर्च टेम्पल में अंडरगो करने के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स का खर्चा आता है। लेकिन खुशकिस्मती से लुइस के लिए एकेडमी में ये फ्री है। केन वेरियस एकेडमी फीस और फ्यूचर एक्सपेंसेस को भी लिस्ट करता है, लुइस को गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने और जब भी उसे मदद की जरूरत हो उस पर रिलाई करने को कहता है। कुछ देर बाद लुइस गिफ्ट्स एक्सेप्ट करता है और केन की रिक्वेस्ट पर उनकी पहले वाली बेट्स को सेटल्ड मानता है। लुइस रियलाइज करता है कि उसे पैसे कमाना शुरू करना होगा और जूलियन के मैजिक फार्मेसी के जिक्र को याद करता है। अचानक उसे यह भी याद आता है कि वह अपनी पिछली जिंदगी के नॉलेज का यूज करके यूजफुल आइटम्स इन्वेंट कर सकता है और ज्यादा तेजी से पैसे कमा सकता है। इस सोच के साथ लुइस केन से उसकी फैमिली के मर्चेंट गिल्ड से कनेक्शन के बारे में पूछता है और केन उत्सुकता से उसकी वजह जानना चाहता है, लेकिन लुइस उसे राज रखता है, यह कहते हुए कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। एक हफ्ते बाद फ्रेशमैन का कैंड्रिया आर्कनिस्ट एकेडमी में स्वागत किया जाता है। जैसे ही लुइस बोल्डली स्कूल ग्राउंड्स पर चलता है, रोज, एक सॉफ्टमोर, उसके कलोन की खुशबू लेती है और कंक्लूड करती है कि वह जरूर किसी नोबल से रिलेटेड होगा। आखिर उसके पास ट्रेंडी एक्सपेंसिव कलोन है। वह तुरंत उस पर लपकती है और उसे स्कूल का टूर देने का ऑफर करती है।
जैसे ही रोज उसे अंदर ले जाती है वह इन्फॉर्म करती है कि क्योंकि एम्परर बूढ़ा हो गया है, इंपीरियल एयर्स एकेडमी में नोबल्स और ग्रेट फैमिलीज के साथ लड़ रहे हैं। ये सब प्रिंसिपल की वजह से है कि चीजें ऊपर से शांत लगती हैं, लेकिन पीछे से एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए एक भयानक स्ट्रगल चल रही है। इसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट जिसे टारगेट किया जाता है और पॉइंट्स अर्न करने में फेल होता है उसे एक्सपेल किया जा सकता है। उसके साथ रोज उसके गाल को छूती है और उससे पूछती है कि उसकी फैमिली किसको सपोर्ट करती है, लेकिन ब्रायन नाम का एक लड़का दिखाई देता है और लुइस को एक कॉमनर कहता है जिसने एग्जाम रिकॉर्ड तोड़ा। इससे रोज शॉक हो जाती है क्योंकि लुइस पे लगा कलोन कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वह गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। लुइस फिर ब्रायन से हाथ मिलाता है और ब्रायन उसे इन्फॉर्म करता है कि एकेडमी एक मिनिएचर एम्पायर है और लुइस को रोज जैसे बहुत से लोगों का सामना करना पड़ेगा। अचानक केन लुइस को आवाज देता है और जैसे ही ब्रायन उसे देखता है वह वहां से चला जाता है। हैरान होकर केन लुइस से पूछता है कि उसने ब्रायन से क्या बात की और लुइस बताता है कि उन्होंने बस एक दूसरे को ग्रीट किया। वहां उसे पता चलता है कि ब्रायन चांसलर का बेटा है। उनके पीछे से दो फेमिलियर फेसेस दिखाई देते हैं और फे उनमें से एक ब्रायन को वीक विल्ड कहती है और कहती है कि उसे वह पसंद नहीं है। केन उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है कि उसने इनडायरेक्टली उसे कमजोर कहा। वह केन को कहती है कि वह उसे तभी एक्नॉलेज करेगी जब वह लुइस जितना ताकतवर होगा। उसे देखकर लुइस एग्जाम में उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन फे उस बात को टाल देती है और कहती है कि उसने अपनी ताकत से पास किया है। उसने अपनी मुट्ठी उस पर उठाई, कसम खाते हुए कि अगली बार जब वह लड़ेंगे तो वह जीतेगी। और इस बात से केन अपसेट हो जाता है तो वह उस पर चिल्लाता है कि उसने उसे इग्नोर किया और सिर्फ लुइस से बात की। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मिलजाना फे को खींचकर ले जाती है, यह कहते हुए कि उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जारी रखना है। उनके जाने के ठीक बाद केन लुइस को गोल्ड कॉइन से भरा एक बड़ा पर्स देता है, यह कहते हुए कि यह लुइस का हिस्सा है। इससे लुइस शॉक हो जाता है कि उन्होंने उसके दिए इंस्ट्रक्शन से इतना कमा लिया। तब केन लुइस से मिलने आया था जो बर्ना विलेज ट्रेडिंग कंपनी में अपने बनाए परफ्यूम के सैंपल्स लाया था। पहले तो केन को यकीन नहीं था कि ऐसी अच्छी खुशबू इतनी अच्छी बिकेगी, लेकिन अब कलोन की सक्सेस देखने के बाद वह सोचता है कि क्या उसे अपनी माँ को भी ट्राई करवाना चाहिए। उसके साथ वह राज को अपने बीच रखने का फैसला करते हैं और वह अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट रिसेप्शन पे चलते हैं। जल्दी ही लुइस को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और लाइन में खड़े नोबल्स उनके क्लासमेट होने से नाखुश हैं, तो वह बीडीडी धाते हैं कि उसने जरूर केन और फे की सक्सेस का यूज करके अंदर प्रवेश किया है। उन्हें सुनने के बाद लुइस को पता चलता है कि शीथ को एक्सपेल कर दिया गया है, तो वह केन से इस बारे में पूछता है और केन उसे इन्फॉर्म करता है कि शीथ ही असैसिन्स के पीछे का मास्टरमाइंड था और जब स्कूल को पता चला प्रिंसिपल ने उसे एक्सपेल कर दिया। लुइस तुरंत फ्राउन करता है यह जानकर कि शीथ ही था जिसने उसे लगभग मरवा दिया था, लेकिन जैसे कि यह काफी नहीं है। केन स्टूडेंट्स के एक ग्रुप की तरफ इशारा करता है और लुइस को बताता है कि शीथ का एक बड़ा भाई है जिसका नाम जेस है और उन्हें नहीं पता कि वह क्या करेगा, इसलिए बेहतर है कि लुइस केन के पास रहे। जेस और उसके लैकीज लुइस को देखते हैं, लेकिन जेस मुस्कुराता है, यह कहते हुए कि यह तो बस शुरुआत है। वह कसम खाता है कि लुइस धीरे धीरे निराशा महसूस करेगा। उस दिन बाद में एकेडमी के ग्रैंड हॉल में प्रिंसिपल फ्रेशमैन का स्वागत करता है और उन्हें संबोधित करता है। उन्हें एक पेप टॉक देने के बाद उसने नील को स्टेज पर फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्पीच देने के लिए वेलकम किया। सबकी हैरानी के लिए वह ब्रूट स्टेज पर बिना कपड़ों के अपने बड़े एक्स के साथ चलता है और अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करता है। टीचर्स तुरंत उस पर लपकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरोनियन उन्हें रोकता है। नील फिर स्टूडेंट्स पर चिल्लाता है, उन्हें मोरॉन्स कहता है और वह उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसका गोल उन सबको पीटना है। वह तुरंत उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उस पर चिल्लाते हैं कि वह खुद को कोई हॉटशॉट क्यों समझता है, लेकिन नील अपनी इंसल्ट को और बढ़ा देता है। नील का ड्रामा देखते ही उसका नया होमरूम टीचर, जो जानता है कि उसके लिए क्या है, शिकायत करना शुरू कर देता है, लेकिन अरोनियन उसे शांत करता है। अचानक नील अपनी एक्स भीड़ में फेंक देता है, चिल्लाते हुए कि स्टूडेंट्स में से एक उसका मेन टारगेट है। वह चीज लुइस के ठीक सामने टकराती है और उसी पल नील गैप फिल करता है और एक्स हैंडल पर बैठ जाता है। वह लुइस का नाम पुकारता है, उसे ऐसे देखते हुए जैसे वह उसका डिनर हो। फिर वह ऐलान करता है कि वह लड़ेंगे। केन तुरंत बीच में आता है, नील को याद दिलाते हुए कि एंट्रेंस सेरेमोनी अभी भी चल रही है। वह नील का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, उस ब्रूट पर चिल्लाते हुए कि लुइस से दूर रहे, लेकिन फिर नील लुइस से बात करना जारी रखता है। पूछता है कि क्या वह उसके बगल वाले बदबोले की तरह नहीं है जो सिर्फ बोलता है लेकिन कुछ करता नहीं। गुस्से में केन नील पर गुस्सा हो जाता है और फिर उस पर एक मुट्ठी मारता है, लेकिन लुइस उसे रोकता है और उसे शांत होने को कहता है। नील दूसरी तरफ एक्साइटेड है और वह उन्हें कहता है कि उसे उन दोनों से लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन को शांत करने के लिए ब्रायन आता है और नील को लुइस के साथ मिलकर रहने की एडवाइस देता है। आखिर वह दोनों टैलेंटेड कॉमनर्स हैं और अगर नील ऐसा ही करता रहा तो वह एकेडमी में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा।
एक नज़र में नील ब्रायन को भाग जाने को कहता है और उसे एक स्मॉल फ्राई कहता है जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्रायन तुरंत ऑफेंड हो जाता है और दूसरे नोबल्स कंक्लूड करते हैं कि कॉमनर्स को एकेडमी में अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें मैनर्स नहीं होते। केन ब्रायन पर हंसी उड़ाता है खुद को एम्बेरस्ड करने के लिए सामने आकर। उसने फिर अपनी मुट्ठियां तोड़ ढाता है और नील से लड़ने की तैयारी करता है जो उनकी बैटल के लिए उत्सुक लगता है। बदकिस्मती से एक टीचर आता है और नील को रोकता है। उसने उन्हें बताया कि स्टूडेंट ऑन स्टूडेंट फाइट्स प्रोहिबिटेड हैं टेस्ट्स और टूर्नामेंट्स के अलावा, और उसके लिए एक टीचर का मौजूद होना जरूरी है। अगर वह कभी रूल वायोलेट करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये रियलाइज करते हुए कि रैंडमली फाइट्स पिक करने से उसे एक्सपेल किया जा सकता है, नील हंसता है और मानता है कि यह एक झंझट होगा। तो उसने अपनी एक्स उठाई और ऐलान किया कि उनकी फाइट होल्ड पर है। जाने से पहले उसने लुइस को अपना इंतजार करने को कहा। उसके ठीक बाद टीचर सबको डिसमिस करता है और वह उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उनकी लेक्चर्स अगले दिन शुरू होंगे। कंफ्यूज्ड होकर लुइस सोचता है कि नील उससे लड़ना क्यों चाहता है, तो केन इसका इल्जाम फे पे लगाता है, उसे मसल हेड कहते हुए। वह तुरंत उस पर अटैक करती है खुद को और लुइस को लगभग एक्सपेल करवाने के लिए। फिर उसने लुइस से माफी मांगी, कन्फेस करते हुए कि यह उसकी गलती है क्योंकि उसने नील से फाइनल एग्जाम्स में लड़ा था। तब टाइम खत्म होने की वजह से वह टाई हो गए थे, लेकिन क्योंकि नील ने सुना था कि फे लुइस से हारी थी, तब से वह उसे लड़ने के लिए बेचैन था। खुशकिस्मती से लुइस ने पहले रिएक्ट नहीं किया जब नील ने उसे टॉन्ट किया था। अगर नहीं तो फे को बुरा लगता अगर वह एक्सपेल हो जाता। कुछ सेकंड्स में केन लुइस को खींच कर ले जाता है और नोट करता है कि दूसरे स्टूडेंट्स उनसे नफरत करते हैं। उस दिन बाद में एकेडमी शॉप पर लुइस लगभग घबरा जाता है ये नोटिस करके कि वहां बिकने वाली आइटम्स कितनी महंगी हैं। अटेंडेंट उसे सिल्वर कॉइन्स से लेकर गोल्ड कॉइन्स तक के पिलोज बेचने की कोशिश करता है और इससे वह बेचारा लड़का कैलकुलेट करने लगता है कि एकेडमी में वैल्यूएबल कॉइन्स कितनी कम खर्च किए जाते हैं। उसकी हैरानी के लिए केन उसे बताता है कि प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं और वही जगह है जहां लुइस अपनी डेली नेसेसिटीज खरीदेगा। ये अचानक रियलाइजेशन लुइस को सिखाता है कि कॉइन्स और क्रेडिट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। वह कंजूस सबसे सस्ता स्टार्टर किट खरीदता है, फिर कलोन बेचकर पैसे कमाने के लिए अपने सितारों का शुक्रिया करता है। उसने बचे हुए फंड्स को ऑर्फनेज में भेजने का भी प्लान बनाया। शॉप पर बिकने वाले गुड्स के सेट्स को ऑब्जर्व करने के बाद लुइस नोट करता है कि उसे पैसे कमाने के दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। जब लड़कियां अपने डॉर्मेट्री की तरफ जाती हैं, फे उन्हें फेयरवेल कहती है और लुइस को बताती है कि वह अगले दिन उसकी मैजिक अवेकनिंग सेरेमोनी में आएगी। वह उन्हें कूलर्स लिए हुए देखता है और उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वह और पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कसम खाता है ताकि उन्हें अफोर्ड कर सके। बाद में डॉर्मेट्री में लुइस अपने रूम में जाता है और उम्मीद करता है कि उसे रूममेट के रूप में कोई स्कीमर नहीं मिलेगा। जैसे ही वह रूम में एंटर करने वाला होता है, वह एक इंसान का पिलो और फुटॉन रूम के बाहर फेंका हुआ देखता है। तो वह अंदर देखता है और नोबल्स द्वारा बुली किए जाते हुए देखता है। वह गुस्से से स्टूडेंट पे चिल्लाते हैं, लेकिन वह लड़का शांत रहता है। तो उनमें से एक उसे कॉलर से पकड़ लेता है, लेकिन लुइस बुली के हाथ में एक वाइटल पॉइंट को छूता है। वह बुली इफेक्ट से शॉक हो जाता है और जैसे ही लुइस उन्हें याद दिलाता है कि ड्यूल्स प्रोहिबिटेड हैं, इंजर्ड हाथ वाला नोबल खुद का बचाव करता है, यह कहते हुए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उसने फिर लुइस पर अटैक करने की कोशिश की उसे दर्द देने के लिए, लेकिन लुइस लड़के की हथेली पर स्ट्राइक करता है और नर्व्स बुली के हाथ को कंट्रोल करती है, जो उसके लैकी के चेहरे पर टकराता है। लुइस फिर उनसे पूछता है कि उसने कब किसी को मारा और वह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लुइस बुली के पैर पर वाइटल पॉइंट पर स्ट्राइक करता है और वह लड़का एक और लैकी को किक कर देता है, जबकि बुली समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो रहा है। लुइस उसे आखिरी बार स्ट्राइक करता है और लड़के का शरीर उसके दोस्तों पर गिर जाता है। वह ब्रैड समझ जाता है और उसे एहसास होता है कि यह सब लुइस ही कर रहा है, लेकिन लुइस इस बात से इनकार करता है। वह लड़का इंसिस्ट करता है, ये कहते हुए कि लुइस ही उसका शरीर कंट्रोल कर रहा है और वह लुइस को एक मॉन्स्टर कहता है। लुइस उस पर घूरता है और वह लड़का डर के मारे कांपने लगता है। खुशकिस्मती से छोटा शांत स्टूडेंट लुइस को इस बात को और आगे बढ़ाने से रोकता है। लुइस फिर सुझाव देता है कि अगर बुलीज को कोई प्रॉब्लम है तो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें, और वह तुरंत भाग जाते हैं चिल्लाते हुए कि वह उसे जलील करने का बदला लेंगे। उनके जाने के बाद लुइस अपना परिचय कारा को देता है और उसे कारा का नाम पता चलता है, उस फुटॉन से जो लड़का उठाता है। लुइस कारा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का उसे नजरअंदाज करता है और अंदर चला जाता है। लुइस ऑफेंड नहीं होता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि कारा हद से ज्यादा शाय है। तो वह रूम को ठीक करता है और उम्मीद करता है कि अगले दिन होने वाले रिचुअल में कुछ भी क्रेजी नहीं होगा। इधर गॉडेस की मूर्ति से ज्यादा दूर नहीं, कुछ लोगों के ग्रुप्स ने एक जाल बिछाया है। अगले दिन गॉडेस के मंदिर में फ्रेशमैन जो अपनी मैजिक अवेकन करने आए हैं, गाया की जाइगेंटिक मूर्ति को घूरते हैं जो उनकी दुनिया की देवी है। इंस्ट्रक्टर फिर नरेट करता है कि कैसे गाया ने एक बार इंसानों और मॉन्स्टर्स के एक साथ रहने के लिए दुनिया बनाई थी, लेकिन मॉन्स्टर्स ने अपनी ओवरवेलमिंग पावर का यूज करना शुरू कर दिया, आसमान को जीत लिया, जमीन और समुंदर को।
इसकी वजह से उनके बीच के ब्रूटल पावर स्ट्रगल ने दुनिया को उनके खून में नहलाया और इंसान भी इस केओस से बच नहीं पाए। इस बात से गाया गुस्सा हुई तो उसने इंसानों को अपनी ब्लेसिंग्स दी जिनमें मैजिकल पावर की कमी थी और उन्होंने दुनिया के चारों एलिमेंट्स को समझा। उसके बाद उन्होंने मार्शल आर्केन बनाया और कई बैटल्स के बाद उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया और दुनिया के नए शासक बन गए। इंस्ट्रक्टर फिर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि वह भी गॉडेस की ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे और मैजिक अवेकन करेंगे। उसकी कहानी सुनने के बाद लुइस गंभीर लगता है और वह नोट करता है कि इंस्ट्रक्टर ने पहले हीरो का जिक्र नहीं किया। कारा उसे नोटिस करता है, लेकिन उन्हें अचानक इंस्ट्रक्टर बुलाता है और वह उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। वह आदमी उन्हें स्पेसिफिक टाइल्स पे ले जाता है और उन्हें उन पर बैठने का इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि अगर उनमें मैजिक के लिए टैलेंट है तो वह एलिमेंट्स को सेंस करेंगे, लेकिन अगर नहीं तो एकेडमी को उनकी जरूरत नहीं है। वह आदमी ये सब लुइस पर घूरते हुए कहता है और कुछ पल बाद उसने दूसरों को बैठने का इंस्ट्रक्शन दिया। लुइस ने इंस्ट्रक्टर की घूर को नोटिस किया और इससे वह सोचने लगा कि क्या वह आदमी उससे नफरत करता है। एक बार जब सब बैठ जाते हैं, इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि कैसे चारों एलिमेंट्स उनकी दुनिया की फाउंडेशन है और उन्हें समझने के लिए उन्हें अपने दिमाग को तेज करना चाहिए। उसके साथ उसने चांट शुरू किया और अगला क्या हुआ, एलिमेंटल सिंबल्स मूर्ति को रोशन कर देते हैं और इससे वह स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं जो गॉडेस का एक विशाल एवतार देखते हैं जो स्पेस में तैर रहा है। उसके आसपास कई एलिमेंटल बबल्स बिखरे हुए हैं। जब वह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को चारों एलिमेंट्स में से एक मिलता है। कुछ खुशियां मनाते हैं जबकि कुछ शिकायत करते हैं क्योंकि उन्हें जो एलिमेंट मिला वह उनके प्रोपोज्ड करियर पाथ के लिए सूटेबल नहीं था। अचानक नील दो एलिमेंट्स के फ्लेम वॉर्टेक्स से घिर जाता है और सब हैरान हैं कि उसे अर्थ और फायर दोनों एट्रीब्यूट्स मिले हैं। इस पॉइंट पर वह सोचने लगते हैं कि नील एक जीनियस है क्योंकि वह दोनों एलिमेंट्स को अपने हिसाब से चला सकता है। एक्साइटेड होकर वह मसल हेड अपनी फ्लेम्स को जलाता है और खुश होता है, जबकि एलिमेंट्स को ओबे करने का ऑर्डर देता है। उसने फिर लुइस पर नजर डाली और ऐलान किया कि अगर लुइस अवेकन नहीं कर पाया तो वह उसका राइवल नहीं है। तो उसने कहा कि लुइस को उसे निराश नहीं करना चाहिए। दूसरे उसकी लाइन ऑफ साइट को फॉलो करते हैं और वह लुइस से भी उन्हें शॉक करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि लुइस के आसपास कोई एलिमेंट्स नहीं है। वह बेचारा लड़का दूसरी तरफ बहुत मेहनत से कॉन्सेंट्रेट करता है और वह सोचता है कि उसे कुछ भी क्यों नहीं महसूस हो रहा है। पहले तो वह सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब उसने केन के साथ स्पार किया था तो उसने थोड़ी अजीब पावर महसूस की थी। अभी लुइस को लग रहा है कि उसका दिमाग पोल्यूट हो रहा है, तो वह ऐलान करता है कि उसकी इच्छा शक्ति इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। वह लड़का चिल्लाता है और मेंटल बाइंड को तोड़ देता है, उसके विचारों को जलाते हुए। तुरंत 4 रंगों की रोशनी उसके आसपास इकट्ठा होती है और यह इंस्ट्रक्टर को हैरान कर देती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने लुइस जिस टाइल पर बैठा है उस पर एक मैजिक सर्कल सेट किया था ताकि लड़के के दिमाग को बाहर से काट सके। लुइस फिर रोशनी के रंगों में से एक को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे दूर भाग जाता है। उसने फिर बार बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। कंफ्यूज्ड होकर वह लड़का सोचता है कि उसे उन्हें सेंस कैसे कर पा रहा है, लेकिन छू नहीं पा रहा है। इंस्ट्रक्टर जो अभी भी उसे ऑब्जर्व कर रहा है मुस्कुराता है, ये नोट करते हुए कि लुइस गलत है अगर वह सोचता है कि मेंटल बैरियर से बचना उसके लिए अवेकन करने के लिए काफी है। वह ड्यूबियस आदमी बताता है कि कन्फाइनमेंट सर्कल और मैजिक फॉरबिडन और भी थे जो उसने लुइस के लिए यूज किए थे, क्योंकि कुछ लोग लुइस को कुचलवाना चाहते थे और क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्टर को इसके लिए पे किया था तो वह पीछे नहीं हट सकता। तो वह रिचुअल खत्म होने का इंतजार करता है ताकि लुइस निराश हो सके। कई घंटों बाद दूसरे स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन लुइस और कारा अभी भी मेडिटेट कर रहे हैं। तो नोबल्स लुइस का मजाक उड़ाते हैं और उसे लेट डाउन कहते हैं। कारा दूसरी तरफ कुछ गलत महसूस करता है, तो वह लुइस को इन्फॉर्म करता है कि उसके टाइल्स के नीचे एक जाल है। वक्त जाया किए बिना लुइस टाइल को तोड़ देता है और उसे ठीक उसके नीचे मैजिक फॉरबिडन ऑर्ब दिखता है। कंफ्यूज्ड होकर वह सोचता है कि यह ऑर्ब क्या है, लेकिन कारा जो बाहर जा रहा है लुइस को जल्दी करने को कहता है। हालांकि लुइस क्यूरियस है, वह दरवाजे के ऊपर से कदम रखता है, टूटे हुए टाइल्स से दूर और कॉन्सेंट्रेट करता है। और उसी पल मंदिर में बचे हुए स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं जब वह 4 रंगों की रोशनी देखते हैं, लुइस के आसपास एक वॉर्टेक्स बनाते हुए। हैरान होकर इंस्ट्रक्टर सोचता है कि लुइस अवेकन कैसे कर पाया, क्योंकि एक मास्टर को भी कन्फाइनमेंट सर्कल और मैजिक फॉरबिडन ऑर्ब को तोड़ना नहीं चाहिए। वह आदमी फिर एक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक प्रिंसिपल अरोनियन दिखाई देते हैं और उसे शांत रहने को कहते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने लुइस को अवेकन करते हुए नहीं देखा था, प्रिंसिपल को देखकर हैरान हैं, तो वह कंक्लूड करते हैं कि वह लुइस को चेक करने आए थे जो अवेकन करने में स्ट्रगल कर रहा था। कुछ तो यह भी सोचने लगते हैं कि लुइस और प्रिंसिपल के बीच कोई राज है। जब इंस्ट्रक्टर एरोनियन को दूर जाते हुए देखता है तो वह मन ही मन गाली देता है, क्योंकि उनका प्लान प्रिंसिपल के आने की वजह से फेल हो गया था और लगभग एक्सपोज हो गया था। तो बाद में उसी शाम वह जेस से मिलता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। साथ ही सेफ साइड रहने के लिए इंस्ट्रक्टर जेस को वार्न करता है कि अभी उसे कांटेक्ट ना करे। जेस सिर्फ लुइस को बच निकलने के लिए गाली दे सकता है।
इधर मंदिर में अरोनियन काइली को कांटेक्ट करता है सिड के मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए, क्योंकि वह बाहर के लोगों को अपनी एकेडमी में गड़बड़ मचाने नहीं देना चाहता। ऑब्स्टेकल से छुटकारा पाने के बाद अरोनियन लुइस को देखता है और लड़के को एलिमेंट्स को खुद ही मैनिपुलेट करना सीखने के लिए छोड़ देता है। लुइस दूसरी तरफ रोशनी के बॉल्स को ऑब्जर्व करता है और नोट करता है कि वह बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे केन ने डिस्क्राइब किए थे। तब जब केन उसे एलिमेंट्स के बारे में एजुकेट कर रहा था, लुइस को पता चला कि मॉन्स्टर्स बचपन से एलिमेंट्स क्यों यूज कर सकते थे, इंसानों के अलावा जिन्हें अवेकन करने की जरूरत थी, कि उनमें मैजिक क्रिस्टल्स होते हैं। हर क्रिस्टल में अलग अलग एलिमेंटल पावर्स होती हैं और इसीलिए ये मॉन्स्टर्स अलग अलग एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। जहां तक इंसानों की बात है, वह एक एलिमेंट द्वारा अप्रोच किए जाने के बाद अवेकनिंग रिचुअल करते हैं और वह मैजिक यूज नहीं कर सकते जब तक वह आसपास के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट ना करें। केन ने लुइस पर एक मैजिक क्रिस्टल फेंका, यह समझाते हुए कि एक को एलिमेंट द्वारा पहचाने जाने के ठीक बाद अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करना होता है। क्यूरियस होकर लुइस ने पूछा कि क्या मैजिक क्रिस्टल्स ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन केन ने उसे इन्फॉर्म किया कि दुनिया में सब कुछ एलिमेंट्स से बना है। जब लुइस अपनी आंखें खोलता है तो उसे वाटर एलिमेंट अपनी तरफ आता हुआ दिखता है, तो वह उसे छूने की कोशिश करता है। इस बार पार्टिकल उससे दूर नहीं भागता और जब लुइस उससे कांटेक्ट करता है, उसे समुद्री जानवरों की जबरदस्त ताकत का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि दुनिया का एसेंस गाया की मर्जी से मैनिफेस्ट होता है। लुइस के आसपास का वॉर्टेक्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, तो अरोनियन जो उसे क्लोजली देख रहा है तुरंत गॉडेस बैरियर सील एक्टिवेट करता है और इससे गॉडेस लुइस को और चारों एलिमेंट्स से बने एक बैरियर में फंसा लेती है। तुरंत लुइस का हेयर डाई फेड हो जाता है, उसके ब्लैक हेयर एक्सपोज हो जाते हैं। खुशकिस्मती से बैरियर एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करती है जो शॉक्ड स्टूडेंट्स को लुइस को देखने से रोकती है। उन्हें बस इस बात की चिंता है कि उसने इतनी बड़ी मैजिकल वेव क्यों प्रोड्यूस की और प्रिंसिपल ने उसे सील करने का फैसला क्यों किया। बैरियर मेंटेन करते हुए अरोनियन लुइस पर चिल्लाता है शांत होने को और अपने आसपास से प्रभावित ना होने को। लुइस अरोनियन की बातें सुनता है और आखिरकार शांत हो जाता है। इस बार वह एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि वह साइंस के एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बहुत मिलते जुलते हैं, तो वह अपनी थ्योरी को उनकी फ्रीक्वेंसी बदलकर टेस्ट करता है और उसी पल रोशनी का बॉल फट पड़ता है और एलिमेंट्स अपने सिंबल्स दिखाते हैं। तभी वॉर्टेक्स बहुत तेजी से घूमने लगता है और इससे अरोनियन और आसपास के स्टूडेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि वह मानते हैं कि लुइस की ऑरा नील की ऑरा से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है। ये नोटिस करते हुए कि लुइस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा है, अरोनियन उसकी इमेजिनेशन से ज्यादा होने के लिए उसकी तारीफ करता है, जबकि एलिमेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। लुइस कंक्लूड करता है कि मैजिकल एसेंस एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसी ही है और इसकी वजह से इसका मतलब है कि इंसान शायद मैजिक को मॉन्स्टर्स की तरह आसानी से यूज कर पाएंगे। उसके साथ वह एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है और नोट करता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरह वह भी लगातार मोशन में होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी मूवमेंट को ची और ब्रीदिंग के फ्लो के साथ हार्मोनाइज करके एलिमेंट्स का सर्कुलेशन ज्यादा स्मूथ हो जाता है। और अगर ऐसा है तो लुइस शायद अपने शरीर में एक मैजिक क्रिस्टल बना पाएगा और मैजिक को चीगोंग टेक्निक्स की तरह यूज कर पाएगा। लुइस बहुत मेहनत से कॉन्सेंट्रेट करता है और उसकी आंख में एक क्रिस्टल शेप बनती है। तुरंत उसके आसपास आइस क्रिस्टल्स उगते हैं और उसे रोकने के लिए यूज किया गया बैरियर टुकड़ों में टूट जाता है। एरोनियन लुइस की एबिलिटी से हैरान है और वह मुस्कुराता है जब वह लुइस को विंड मैजिक को मैनिपुलेट करके हवा में उड़ते हुए देखता है। दूसरे स्टूडेंट सीन को देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। जब आइस क्रिस्टल्स उनके पीछे तेजी से फटते हैं जब तक वह आखिरकार हड्डियों तक जम नहीं जाते।